डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और हम एक बार फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप वो भूल जाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है इमीडिएटली नहीं मिल पाएगी। सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हमारी अपडेट्स के लिए रेडी रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका नर्सिंग एकेडमी। दिस इज कविता ठाकुर। आई एम टीचिंग फैकल्टी ऑफ कनिका नर्सिंग एकेडमी। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नॉर्सेट 2022 का पेपर। तो इसकी इवनिंग शिफ्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एमसीक्यूज डिस्कस होंगे वो विद रैशनल डिस्कस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So first question is postpartum insertion of IUD should be initiated within how many hours? So देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि postpartum insertion of IUD, तो IUD का postpartum insertion जो है कितने आवर्स में करते हैं, कितने टाइम में इनिशिएट करते हैं। सो ऑप्शंस आर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 24 आवर, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 12 आवर, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 48 आवर, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 72 आवर। सो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी, दैट इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 48 आवर। सो देखिए बेबी की डिलीवरी के बाद विद इन 48 आवर जो है आईयूडी को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आईयूडी इंसर्शन मेंसेस के ड्यूरिंग कब करते हैं, सो मेंसेस के ड्यूरिंग आईयूडी इंसर्शन करते हैं विद इन 5 to 7 डेज ऑफ द मेंसेस। वैसे तो मेंसेस में कभी भी कर सकते हैं, बट यूजुअली जो है वो 5th to 7th डे ऑफ मेंसेस में आईयूडी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among all these which of the following is used for emergency contraception except? सो देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सी मेडिकेशन है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं, कोई एक नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज मिसोप्रोस्टोल, ये भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं। लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल भी यूज करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एंड मेथोट्रेक्सेट भी यूज करते हैं। सो मिसोप्रोस्टोल, लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल एंड मेथोट्रेक्सेट, ये तीनों ही हम यूज करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आईयूसीडी। सो आईयूसीडी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज नहीं करते, सो इसलिए करेक्ट आंसर ये है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें आईयूसीडी की, सो आईयूसीडी इज इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस। सो आईयूसीडी हम एज अ बैरियर मेथड, एज अ स्पेसिंग मेथड हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो आईयूसीडी जो है ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सो ये एक स्पेसिंग मेथड की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पेशेंट लंबर पंक्चर प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, विच पोजिशन इज गिवन टू फैसिलिटेट दिस प्रोसीजर। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई पेशेंट है, उसका लंबर पंक्चर का प्रोसीजर जो है वो चल रहा है, तो उसको कौन सी पोजीशन यहाँ पे देंगे इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग। सो देखिए, सो लंबर पंक्चर ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टैप। तो लंबर पंक्चर में क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस में थ्रू द लंबर रीजन। सब एरिकनॉइड स्पेस में नीडल को इंसर्ट करते हैं और सीएसएफ को ड्रेन करते हैं, ठीक है। सीएसएफ को रिमूव करते हैं, देन उसकी टेस्टिंग करते हैं इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, हैमरेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कोई मेडिकेशन देने के लिए भी हम लंबर पंक्चर करते हैं। सो अब देखिए लंबर पंक्चर के ड्यूरिंग हम देते हैं सी शेप्ड पोजीशन या फीटल पोजीशन देते हैं। अब देखते हैं कि इन सब ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है सी शेप्ड पोजीशन। सो ऑप्शंस आर पेशेंट्स लेग फ्लेक्स्ड, नीज आर टच्ड ऑन एब्डोमेन एंड हेड फ्लेक्स्ड विद चिन टच्ड ऑन चेस्ट। नेक्स्ट है पेशेंट लाइंग ऑन बैक एंड टर्निंग फॉरवर्ड, ये नहीं इंडिकेट कर रहा सी शेप्ड पोजीशन, ठीक है। पेशेंट लेग एक्सटेंडेड, नीज आर टच्ड ऑन एब्डोमेन एंड हेड इन एक्सटेंशन पोजीशन, ये भी नहीं इंडिकेट कर रहा सी शेप्ड पोजीशन। नेक्स्ट है पेशेंट लाइंग इन साइड एंड हेड टर्न टू वन साइड, तो ये तो साइड लाइन पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। सो ए ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दी है ये है सी शेप्ड पोजीशन, जहां पे पेशेंट जो है लेग को फ्लेक्स कर रहा है, नी टच हो रहे हैं एब्डोमेन पे एंड हेड फ्लेक्स्ड है विद चिन टच्ड ऑन द चेस्ट, तो ये है सी शेप्ड पोजीशन। तो ड्यूरिंग लंबर पंक्चर हम ये पोजीशन देते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी है आपकी, वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
कि लंबर पंक्चर जो है किस लेवल पे करते हैं। सो एडल्ट में करते हैं लंबर पंक्चर L3 एंड L4 लेवल पे, एंड चिल्ड्रन में करते हैं L4 एंड L5 लेवल पे। एंड लंबर पंक्चर के बाद जो पोजीशन हम देते हैं दैट इज सुपाइन पोजीशन। सो आफ्टर लंबर पंक्चर सुपाइन पोजीशन इज गिवन टू प्रिवेंट हेडेक, टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन एंड CSF लीकेज। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम लंबर पंक्चर के बाद देते हैं सुपाइन पोजीशन। So next question is, after lumbar puncture which position should be provided to the client to prevent leakage of CSF? So देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लंबर पंक्चर करने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन हम देते हैं CSF लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। सो ऑप्शंस आर सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सुपाइन पोजीशन। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको तो पिछले रैशनल में भी मैंने डिस्कस किया था कि लंबर पंक्चर के बाद हम सुपाइन पोजीशन देते हैं टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन, टू प्रिवेंट हेडेक एंड टू प्रिवेंट CSF लीकेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे लंबर पंक्चर के रिगार्डिंग वो सारे मैं लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ। So next question is, a 19 months old baby visited to pediatric clinic with his parents. 19 month old baby, ठीक है। On the examination which clinical finding is normal? So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 19 मंथ का बेबी है, अपने पेरेंट्स के साथ उसने पीडियाट्रिक वार्ड में विजिट किया, पीडियाट्रिक क्लिनिक में विजिट किया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन सब स्टेटमेंट में से कौन सी फाइंडिंग उस बच्चे में नॉर्मल होगी। सो ऑप्शंस आर एंटीरियर फॉन्टेनल इज क्लोज्ड एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल इज ओपन्ड। तो ये जो है एबनॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट है क्लोज्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए पहले तो हम डिस्कस करेंगे फॉन्टेनल्स क्या हैं। सो फॉन्टेनल्स आर सॉफ्ट स्पॉट, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सूचर मीट टुगेदर। ठीक है, सो फॉन्टेनल्स मेनली फीटल स्कल की अगर मैं बात करूं वहां पे 2 टाइप के मेन फॉन्टेनल्स होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। सो एंटीरियर फॉन्टेनल जो है, एंटीरियर फॉन्टेनल इज नोन एज ब्रैग्मा एंड इट इज डायमंड शेप। ठीक है, और इसके अलावा एंटीरियर फॉन्टेनल जो है ये 1.5 ईयर में क्लोज होता है, मतलब 18 मंथ्स में ये क्लोज हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर फॉन्टेनल की, पोस्टीरियर फॉन्टेनल आल्सो नोन एज लैम्डा। देखिए जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो क्लोज हो जाता है 1.5 साल में, एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाता है 1.5 महीने में, मतलब 6 वीक में ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके अलावा शेप इंपॉर्टेंट है। सो एंटीरियर फॉन्टेनल इज डायमंड शेप्ड एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल इज ट्रायंगुलर शेप्ड। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपकी है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 19 मंथ बेबी में ये दोनों क्लोज हो जाने चाहिए। अगर किसी में क्लोज नहीं हुए तो दैट मीन्स ये कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद राइट न्यूमोथोरैक्स, व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू दिस डायग्नोसिस। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पेशेंट को राइट न्यूमोथोरैक्स डायग्नोज हुआ है, तो इन सब ऑप्शन में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग वहां पे प्रेजेंट होगी न्यूमोथोरैक्स वाले पेशेंट में। सो देखिए राइट न्यूमोथोरैक्स मींस राइट साइड के लंग में क्या हो गया है, एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है। ठीक है, सो न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन या सिंपल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द लंग। तो राइट न्यूमोथोरैक्स मतलब राइट लंग में एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है, जिस वजह से क्या होगा, प्लूरल स्पेस जो है, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी का जो नेगेटिव प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स और एल्विलाई कोलैप्स होने का चांस वहां पे बढ़ेगा। अब देखिए अगर वहां पे लंग्स या एल्विलाई वहां पे कोलैप्स हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे फर्दर वहां पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि राइट न्यूमोथोरैक्स वहां पे डायग्नोज हुआ है, तो उस वाले पेशेंट में इन सब में से कौन सा क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट होगा। सो ऑप्शंस आर स्ट्राइडर ऑन एक्सपायरेशन, विजिंग साउंड, अब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड ऑन राइट साइड, क्रैकल साउंड ऑन राइट साइड। सो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि न्यूमोथोरैक्स वाले पेशेंट में ब्रेथ साउंड जो है वो अब्सेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे राइट न्यूमोथोरैक्स है तो यहाँ पे किस साइड पे अब्सेंट होंगे ब्रेथ साउंड, अब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑन राइट साइड पे अब्सेंट होंगे यहाँ पे। तो ये क्लिनिकल एक मेन ये क्लासिकल साइन होता है राइट न्यूमोथोरैक्स का। उसके अलावा न्यूमोथोरैक्स में ट्रैकियल डेविएशन भी होता है, ठीक है, टू द अपोजिट साइड। तो यहाँ पे राइट न्यूमोथोरैक्स है तो यहाँ पे ट्रैकियल डेविएशन होगा टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके अलावा डिज्निया होगा, यहाँ पे साइनोसिस होगा। ठीक है, उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से फर्दर
डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करूं तो स्ट्राइडर जो है, स्ट्राइडर होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। फॉर एग्जांपल क्रूप के केस में देखने को मिलता है, ये एपिग्लोटाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। सो स्ट्राइडर होता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज विजिंग साउंड। विजिंग साउंड देखने को मिलता है सीओपीडी वाले पेशेंट में भी देखने को मिलता है, अस्थमा वाले पेशेंट में भी। जिन भी कंडीशंस में एयरवे का नैरोइंग होता है वहां पे विजिंग साउंड सुनने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रैकल साउंड, सो क्रैकल साउंड हमेशा उन कंडीशन में देखने को मिलता है जहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। सो ये निमोनिया का जहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है लंग में, वहां पे देखने को मिलेगा क्रैकल साउंड। सो क्रैकल साउंड पल्मोनरी एडिमा में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये सीओपीडी में भी होता है, इसके अलावा ये निमोनिया में भी होता है क्रैकल साउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सजेस्ट टू दिस डायग्नोसिस। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पेशेंट जो है डायग्नोज हुआ है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ, तो इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा क्लिनिकल फीचर इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। सो ऑप्शंस आर सैक्रल एडिमा, ये इंडिकेट कर रहा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। नॉक्टर्नल डिज्निया, ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ओलिगुरिया, ये इंडिकेट कर रहा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। एसाइटिस इंडिकेट कर रहा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, नॉक्टर्नल डिज्निया। सो नॉक्टर्नल डिज्निया है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का साइन एंड सिम्टम, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, दैट इज बी। अब इसके अलावा अब हम यहाँ पे बाकी और साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। सो देखिए लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल वहां पे फेल हो रहा है, जिस वजह से वहां पे बैक फ्लो होगा ब्लड का, लेफ्ट एट्रियम की तरफ को जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लंग की तरफ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे पल्मोनरी साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। सो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है पल्मोनरी एडिमा, डिज्निया, नॉक्टर्नल डिज्निया यहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा। अब देखिए नॉक्टर्नल डिज्निया क्या होता है कि नाइट टाइम पे वहां पे क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी पेशेंट को। उसके अलावा चेस्ट रिट्रैक्शन, चाइनीज टॉक्स रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, नेजल फ्लेयरिंग, ये सारे साइन एंड सिम्टम है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं राइट साइडेड हार्ट फेलियर की, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो राइट वेंट्रिकल के फेल होने की वजह से होता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, यहाँ पे होगा जनरलाइज एडिमा देखने को मिलेगा, ओलिगुरिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन होगा, वेट गेन होगा, असाइटिस होगा एंड टू स्मॉल रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था, नॉक्टर्नल डिज्निया। बाकी सारे साइन एंड सिम्टम भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। So next question is which electrolyte imbalance is associated with loop diuretic? So यहाँ पे बात हो रही है loop diuretic की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसोसिएटेड होता है लूप डायूरेटिक के साथ। सो लूप डायूरेटिक में मेनली आता है फ्रूसेमाइड आता है, टॉर्सेमाइड आता है, बिमेटानाइड आता है। सो मेनली हम लेजिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब फ्रूसेमाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लूप डायूरेटिक जो है ये यूरिन आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करता है, सोडियम को एक्सक्रीट आउट करके, ठीक है। सो देखिए अब ये सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। सो लूप डायूरेटिक एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करके सोडियम को बाहर निकालता है, एक्सक्रीट आउट करता है एंड साथ में पोटेशियम को भी बाहर निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसके ऑप्शंस की। सो हाइपरकैलेमिया, सो देखिए लूप डायूरेटिक हाइपरकैलेमिया कॉज नहीं करता क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया कॉज करता है, तो ये एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट लूप डायूरेटिक कॉज करता है हाइपोकैलेमिया, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये राइट ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि लूप डायूरेटिक जो है वो सोडियम को भी एक्सक्रीट आउट करता है एंड पोटेशियम को भी एक्सक्रीट आउट करता है, इसलिए ये हाइपोनेट्रीमिया भी कॉज करता है एंड हाइपोकैलेमिया भी कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट हाइपरवोलेमिया। सो देखिए लूप डायूरेटिक हाइपरवोलेमिया नहीं कॉज करता, ये हाइपोवोलेमिया कॉज करता है, तो इसलिए ये भी एक्सक्लूड आउट हो गया। नेक्स्ट है हाइपरनेट्रीमिया। सो लूप डायूरेटिक हाइपोनेट्रीमिया कॉज करता है ना कि हाइपरनेट्रीमिया, तो इसलिए ये भी एक्सक्लूड हो गया यहाँ पे। सो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, हाइपोकैलेमिया। सो देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाली हूँ कि लूप डायूरेटिक क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कॉज करता है। लूप डायूरेटिक कॉज करते हैं हाइपोनेट्रीमिया, ये कॉज करते हैं हाइपोकैलेमिया, हाइपोवोलेमिया। ऑब्वियस ही बात है जब सोडियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो वहां पे वाटर रिटेन नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पे
हाइपोवोलेमिया होगा, एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी, ग्लूकोज का लेवल ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन डिस्कस हो गए हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई यूजिंग वेलिस रूल ऑफ 9 विच पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड इन अ बर्न पेशेंट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बर्न पेशेंट में वेलिस रूल ऑफ 9 जो है ये क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो ऑप्शंस आर परसेंटेज ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड फ्लूइड इन इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट, परसेंटेज ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम बॉडी। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि बेलिस रूल ऑफ 9 को हम यूज करते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कितना बॉडी सरफेस एरिया जो है वो बर्न हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेलिस रूल ऑफ 9 यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम वेलिस रूल ऑफ 9 को डिस्कस करेंगे। सो वेलिस रूल ऑफ 9 में क्या करते हैं, पूरी बॉडी को मल्टीपल 9s में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कितना कितना परसेंटेज में डिवाइड करते हैं पूरी बॉडी को। सो देखिए, हेड से लेके नेक तक का जो रीजन है इसको पूरा एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड मिला के इसको हम काउंट करते हैं 9%। तो 9% हो गया हेड एंड नेक, एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड दोनों से। इसके बाद जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब पूरा एक लिम्ब हो गया, ये एक लिम्ब हो गया, ठीक है। तो इसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड दोनों से 9% एंड 9% लेके चलते हैं। तो ये 9% हो गया एंड ये भी 9%, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रंक। तो ट्रंक का जो आगे वाला पोर्शन है इसको हम 18% काउंट करते हैं, एंड पीछे वाला पोस्टीरियर पोर्शन इसको भी हम 18% काउंट करते हैं, ठीक है। अब जेनाइटल एरिया जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड दोनों से ही आपका कितना काउंट होगा, 1% काउंट होगा। अब इसके बाद लोअर लिम्ब जो है चाहे वो एंटीरियर साइड से चाहे पोस्टीरियर साइड से, ये दोनों ही आपका कितना काउंट होगा, 18%। तो एक लोअर लिम्ब जो है वो 18% उसको हम देते हैं, एंड दूसरे लोअर लिम्ब को भी हम 18% देते हैं, एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड दोनों को मिला के। तो इस तरह से वेलिस रूल ऑफ 9 में बॉडी को मल्टीपल 9s में डिवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन नाउडेज डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूज्ड, it was removed due to its occurrence of large number of side effect in। So देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि डीपीटी वैक्सीन जो है आजकल जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, या यूज करते भी हैं तो बाद में 1 ईयर के बाद में यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब में से किसके साइड इफेक्ट की वजह से उसको हम 1 ईयर से पहले वाले बच्चों में यूज नहीं करते या अर्ली स्टेज में उसको यूज नहीं करते। सो ऑप्शंस आर टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे पर्ट्यूसिस। सो पर्ट्यूसिस की साइड इफेक्ट्स की वजह से डीपीटी को जो है अर्ली एज में यूज नहीं किया जाता बच्चों में, ठीक है। सो देखिए क्यों, क्योंकि पर्ट्यूसिस जो है ये कॉज करता है, न्यूरोटॉक्सिटी कॉज करता है, सीजर कॉज करता है, ठीक है। उसके अलावा हाई ग्रेड फीवर कॉज करता है। तो न्यूरोटॉक्सिटी या सीजर होने की वजह से, या सीजर और न्यूरोटॉक्सिटी वहां पे हो सकता है, इस वजह से हम डीपीटी जो है वो अर्ली एज में नहीं देते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि यहाँ पे इसको हम 1 ईयर के बाद में देते हैं। So next question is, Miss Babita is not being able to get pregnant despite having frequent unprotected sex for at least a year, visited to clinic with his husband। So question में बोले कि मिस बबीता है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी वो नहीं कंसीव कर पा रही है। तो उसने जो है मतलब मिस बबीता जो है वो अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने क्लिनिक को विजिट किया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आफ्टर इनिशियल एग्जामिनेशन डॉक्टर आस्क्ड टू हर हस्बैंड अबाउट चाइल्डहुड हिस्ट्री। तो उनके हस्बैंड से डॉक्टर ने चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में पूछा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग कैन कॉज इनफर्टिलिटी और स्टर्लिटी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सी फाइंडिंग जो है वो इनफर्टिलिटी और स्टर्लिटी कॉज कर सकती है। सो ऑप्शंस आर मीजल्स, टेटनस, मम्स, रूबेला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे मम्स। अगर किसी को मम्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या चाइल्डहुड में होता है या फिर एडल्ट को होता है, तो वहां पे ऑर्काइटिस होने के चांसेस होते हैं। ऑर्काइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। तो अगर टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो वहां पे फर्दर स्टर्लिटी या इनफर्टिलिटी वो कॉज कर सकता है, फर्दर मतलब स्टर्लिटी कॉज कर सकता है वो मेल में। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है मम्स, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे मैं रैशनल डिस्कस करूंगी कि अगर किसी को मम्स होता है तो उसकी वजह से फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो देखिए अगर एडल्ट में मम्स होता है सो इट कैन लीड टू ऑर्काइटिस। सो इसके अलावा अगर इन्फेंट्स में अगर मम्स होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे हो सकता है मेनिंजाइटिस भी हो सकता है एंड ऑर्काइटिस भी हो सकता है। अब ऑर्काइटिस की वजह से फर्दर क्या हो सकता है, स्टर्लिटी या इनफर्टिलिटी वहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा चिल्ड्रन में अगर मम्स होता है तो वहाँ पे पैनक्रेटाइटिस हो सकता है,
उसके अलावा एडल्ट फीमेल में अगर मम्प्स होता है तो वहाँ पे फर्दर ऊफराइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चों में अगर मम्प्स होता है तो वहाँ पे एन्सेफ्लाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। So next question is HPV vaccination schedule in the adolescent girl is। So क्वेश्चन में बात हो रही है कि एडोलेसेंट गर्ल्स में HPV वैक्सीनेशन का क्या स्केड्यूल रहता है। सो ऑप्शंस आर 3 डोजेज इन 0, 2 and 6 month interval in less than 15 year of age group, 3 doses in 0, 1 and 6 month interval in less than 15 years of age group, 2 doses in 0, 6 interval in less than 15 year of age group, 2 doses in 1 and 6 month interval in लेस देन 15 ईयर ऑफ एज ग्रुप। सो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है। सो देखिए HPV वैक्सीनेशन का स्केड्यूल जो एडोलेसेंट गर्ल्स में होता है वो होता है कि यहाँ पे वैक्सीन जो है वो 3 डोजेज में डिवाइड करके देते हैं। सो फर्स्ट डोज जब भी देंगे उसको 0 डे काउंट करेंगे, नेक्स्ट जो सेकेंड डोज जो देंगे वो सेकेंड मंथ पे देंगे, एंड नेक्स्ट जो थर्ड डोज देंगे वो 6 मंथ पे देंगे, या 6 मंथ के इंटरवल के बाद कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 डोजेज होती है यहाँ पे, और ये किन गर्ल्स में देते हैं, ये लेस देन 15 ईयर ऑफ एज ग्रुप में ये 3 डोजेज में देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि HPV वैक्सीन क्या है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। सो HPV वैक्सीन जो है ये यूज करते हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, इट इज यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सो HPV वैक्सीन जो है वो 2 टाइप की होती है, सर्वारिक्स होती है एंड गार्डासिल। 2 टाइप की HPV वैक्सीन होती है जो हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर और टू ट्रीट सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव यूज्ड इन ग्लूकोज वाइल इन लेबोरेटरी। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी में ग्लूकोज वाइल में कौन सी एडिटिव हम यूज करते हैं या ऐड करते हैं। सो ऑप्शंस आर सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए सोडियम फ्लोराइड के अलावा और कौन कौन से एडिटिव हम यूज करते हैं ग्लूकोज वाइल में। इसके अलावा हम पोटेशियम ऑक्सलेट भी यूज करते हैं, आइडो एसीटेट भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कि हम क्यों यूज करते हैं, मतलब ग्लूकोज वाइल में हम इन एडिटिव्स को क्यों डालते हैं, ये हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं, यहाँ पे ये एडिटिव्स हम यूज करते हैं। So next question is which of the following vaccine given firstly or should be given soon after birth। So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ के बाद हम इमीडिएटली देते हैं या जल्दी देते हैं। सो ऑप्शंस आर BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV, टेटनस। अब देखिए BCG भी बर्थ के बाद देते हैं, हेपेटाइटिस बी भी देते हैं, OPV भी देते हैं बर्थ के बाद, बट इमीडिएटली बाद हम देते हैं हेपेटाइटिस बी देते हैं। सो हेपेटाइटिस बी जो है ये देना होता है विद इन 24 आवर, तो 24 आवर के अंदर देना होता है, तो इसलिए सबसे पहले आएगा ये। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हेपेटाइटिस बी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ BCG और OPV की, ये जरूरी नहीं कि 24 आवर में ही देना, ये उसके बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हेपेटाइटिस बी। एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये हम देते हैं IM रूट से, IM रूट से देते हैं, 0.5 ml देते हैं, एंड ये देते हैं वास्टस लेटरली साइट में, वास्टस लेटरली साइट में देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं BCG जो है ये है बेसिले कैलमेटिक यूरिन, ये इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, ठीक है। एंड OPV जो है इसकी 2 ड्रॉप्स देते हैं एंड ओरली देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट वर्सनिंग ऑफ डेंगू। सो क्वेश्चन में बोलेंगे इन सब फाइंडिंग में से किस फाइंडिंग से पता चल रहा है कि डेंगू जो है वो वर्स हो रहा है। सो ऑप्शंस आर एब्डोमिनल पेन, हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही क्लिनिकल फीचर यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, सारी ही क्लिनिकल फाइंडिंग यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि डेंगू जो है वो सिवियर होता जा रहा है, वो वर्स होता जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अब इसका एक बार रैशनल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेंजर साइन ऑफ डेंगू, कि कौन कौन से साइंस हैं डेंगू के जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट की कंडीशन वर्स हो रही है। सो हाई ग्रेड फीवर, सिवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज, ब्लीडिंग थ्रू यूरिन, ब्लीडिंग इन स्टूल और वॉमिट, ब्रूजिंग, फटीग, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस। ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट की कंडीशन वर्स हो रही है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। सो डेंगू में
सबसे मेन जो है सीबीसी में क्या वहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, डेंगू में थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से यहाँ पे जगह जगह पे ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से यहाँ पे वॉमिट के थ्रू भी ब्लड आ सकता है, वहाँ पे यूरिन में भी आ सकता है, स्टूल में भी आ सकता है, जगह जगह पे ब्रूजिंग भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है डेंगू में? ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ड्यू टू डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट ये चीज होती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट गाइडलाइन इज सजेस्टेड इन डेंगू फीवर एक्सेप्ट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि डेंगू फीवर के पेशेंट में, मतलब डेंगू फीवर के केस में इन सब में से कौन सी ट्रीटमेंट गाइडलाइन हम यूज करेंगे एक्सेप्ट, मतलब एक यूज नहीं करेंगे, मतलब जो यूज नहीं करेंगे वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शंस आर रेस्ट। सो रेस्ट हम इन पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो ये ट्रीटमेंट गाइडलाइन में आएगा। वेल हाइड्रेशन ये भी ट्रीटमेंट गाइडलाइन में आएगा, क्योंकि डेंगू वाले पेशेंट को हमने प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर फ्लूइड वहाँ पे देना होता है, तो यहाँ पे उनको फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलते हैं, या आईवी इन्फ्यूजन हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं जिससे उनकी बॉडी पूरी वेल हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा हो गया यूज ऑफ ओरल एसिटामिनोफेन, ये भी करेक्ट है यहाँ पे। सो देखिए एसिटामिनोफेन यहाँ पे यूज करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि डेंगू वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा बोन एंड मसल पेन रहता है, तो इसलिए पेन को रिलीव करने के लिए एसिटामिनोफेन भी देते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी। सो देखिए ये जो है ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया यूज ऑफ नसेड्स लाइक आइबुप्रोफेन, यहाँ पे आइबुप्रोफेन के यूज की बात हो रही है। सो देखिए डेंगू वाले पेशेंट में वैसे ही वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, प्लेटलेट का काउंट कम होता है। अगर आइबुप्रोफेन, अगर हम इन पेशेंट में अगर नसेड्स या आइबुप्रोफेन वगैरह देते हैं अगर हम वहाँ पे, तो उसकी वजह से प्लेटलेट का काउंट और डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से वहाँ पे और ज़्यादा वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। सो इसीलिए यहाँ पे ये हम यूज़ नहीं करते। तो डेंगू की ट्रीटमेंट गाइडलाइन में नसेड्स नहीं आता। डेंगू वाले पेशेंट में ना ही हम नसेड्स यूज़ करते हैं, ना ही हम यहाँ पे इन वाले पेशेंट में एस्पिरिन को यूज़ करते हैं, क्योंकि एस्पिरिन एंड नसेड्स जो हैं ये दोनों ही ब्लीडिंग कॉज करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी एंड जगह जगह पे ब्रूजिंग होगा एंड वहाँ पे हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय रैट फ्ली। सो क्वेश्चन में बोले कि रैट फ्ली की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है। सो ऑप्शंस आर स्लीपिंग सिकनेस, एपिडेमिक टाइफस, एंडेमिक टाइफस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे एंडेमिक टाइफस। सो एंडेमिक टाइफस ऑल्सो नोन एज म्यूरिन टाइफस। सो एंडेमिक टाइफस को म्यूरिन टाइफस भी बोलते हैं, तो इसका वेक्टर होता है रैट फ्ली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्लीपिंग सिकनेस की, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ये कॉज करता है। एंड नेक्स्ट लाउस बोर्न टाइफस और एपिडेमिक टाइफस, और इसके अलावा इसको बोलते हैं एक्जेंथेमेटिक टाइफस। तो इसका जो अब देखिए ये जो है लाउस बोर्न टाइफस या एपिडेमिक टाइफस जो है इसका वेक्टर होता है रिकेटिशिया प्रोवाज़ेकी, रिकेटिशिया प्रोवाज़ेकी इसका वेक्टर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की, तो इसका वेक्टर होता है ब्राउन डॉग टिक। तो ब्राउन डॉग में जो टिक होती है वो इसका वेक्टर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, दैट इज एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज टेक्निक इज यूज्ड इन एंकल इंजरी। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एंकल इंजरी में इन सब में से कौन सी बैंडेज हम यूज करते हैं। ठीक है, एंकल इंजरी में कौन सी बैंडेज यूज करते हैं। सो ऑप्शंस आर रिवर्स स्पाइरल बैंडेज, स्पाइका बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज, रिकरेंट बैंडेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिगर ऑफ 8 बैंडेज। सो एंकल इंजरी के केस में फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं। सो देखिए जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट जितने भी है, एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, इन सभी जॉइंट वाली साइड पे ड्रेसिंग को रिटेन करने के लिए हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिकरेंट बैंडेज यूज करते हैं फिंगर एंड टोज में, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पाइका बैंडेज, तो स्पाइका बैंडेज जो है ये हम यूज करते हैं शोल्डर एंड थंब के यहाँ पे। तो शोल्डर एंड थंब के यहाँ पे हम स्पाइका बैंडेज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट डेवलप्ड पर्निशियस अनीमिया आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी। सो पेशेंट की टोटल गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी हुआ, मतलब पूरा का पूरा स्टमक रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस पेशेंट में पर्निशियस अनीमिया डेवलप हुआ है। ठीक है, अब देखिए
गैस्ट्रेक्टमी मतलब स्टमक का रिमूवल के बाद पर्निशियस एनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रिस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इन दिस कंडीशन? सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करेंगे जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे प्रिवेंट होगा। सो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि जब भी गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, चाहे वो टोटल गैस्ट्रेक्टमी है चाहे वो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी है, सो यहाँ पे क्या होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। सो देखिए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में होते हैं, क्योंकि स्टमक में पैराइटल सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है इलियम से। अब जब स्टमक रिमूव कर दिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पैराइटल सेल्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से वहां पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इलियम में, ठीक है। अब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा। सो विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर हुआ तो वहां पे देखने को मिलेगा पर्निशियस अनीमिया, एंड पर्निशियस अनीमिया में बीफी रेड कलर की टंग होती है, ठीक है। सो पर्निशियस अनीमिया में बीफी रेड टंग होती है। सो देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करेंगे इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सो ऑप्शंस आर लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, lifelong administration of vitamin B12 injection for every month, lifelong administration of iron therapy, lifelong administration of vitamin K। करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी वहाँ पे है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या करेंगे, विटामिन B12 इंजेक्शन देंगे। यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वहाँ पे इंजेक्शन देने पड़ेंगे एंड मंथली देंगे इंजेक्शन, जिससे फर्दर वहाँ पे पर्निशियस अनीमिया ना हो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एवरेज साइज एग हैव विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो एग होता है, एवरेज साइज का जो एग है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं एक्सेप्ट, मतलब एक नहीं होगा। सो ऑप्शंस आर 6 ग्राम फैट, ये भी होता है एग में, 6 ग्राम प्रोटीन, ये भी होता है एग में, आयरन, ये भी होता है एग में, विटामिन सी, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे, तो ये नहीं होता। सो देखिए, एग में विटामिन सी नहीं होता, बाकी सारे ऑप्शंस जो है भी सही हैं, क्यों तो बाकी सारे ऑप्शन में जितने भी न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं आपके, ये सारे प्रेजेंट होते हैं एग में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एग में और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एग में प्रोटीन तो होता है, फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी भी होता है, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये सारी चीजें एग में होती हैं। एग में एक तो विटामिन सी वहां पे लैक करता है, विटामिन सी नहीं होता एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होते एग में, ठीक है। Next question is, in a patient tetany-like spasm is seen. It is caused due to imbalance of which electrolyte? So question में बोल रहे हैं कि पेशेंट में टेटनी-लाइक स्पाज्म देखने को मिल रहा है, तो इन सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में से किसकी वजह से वहां पे स्पाज्म हो रहा है, किसकी वजह से स्पाज्म होता है? सो ऑप्शंस आर हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया इज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए, हाइपोकैल्सीमिया जो है, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि यहाँ पे कैल्शियम का लेवल जो वो लेस देन 8.6 mg पर डेसिलीटर की लेस देन 8.6 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब भी कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से वहां पे स्पाज्म, मसल स्पाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे मसल स्पाज्म होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, तो यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म होगा, लेरिंजोस्पाज्म होता है, यहाँ पे डायरिया देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड डीप टेंडन हाइपररिफ्लेक्सिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया में। इसके अलावा यहाँ पे ट्रोस्यूज साइन भी देखने को मिलता है, ट्रोस्यूज साइन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इसके अलावा यहाँ पे चुबोस्टिक साइन भी देखने को मिलता है, चुबोस्टिक साइन। सो देखिए, ट्रोस्यूज साइन एंड चुबोस्टिक साइन में क्या डिफरेंस है? ट्रोस्यूज साइन में क्या होगा कि जब बीपी को मेजर करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, पेशेंट के कार्पल में क्या होगा, स्पाज्म होगा। वाइल चेकिंग बीपी या बीपी मेजरमेंट के ड्यूरिंग जब कफ को इन्फ्लेट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, कार्पल जो है उसका स्पाज्म हो जाएगा, दैट इज ट्रोस्यूज साइन। अब देखिए, चुबोस्टिक साइन में क्या होगा, चुबोस्टिक साइन भी हाइपोकैल्सीमिया में ही देखने को मिलता है। चुबोस्टिक साइन में क्या होगा, जब फेशियल मसल्स को टच करेंगे या चीक की मसल को टच करेंगे तो वहां पे फेशियल मसल का स्पाज्म हो जाएगा, तो दैट इज चुबोस्टिक साइन। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम मैंने बता दिया आपको कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे यहाँ पे, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो है वो ग्रेटर देन 12 mg/dl होता है। तो हाइपरकैल्सीमिया होने की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा रीनल कैल्कुलाई वगैरह यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, मतलब रीनल स्टोन्स वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डायबिटिक मदर गिवन बर्थ टू अ बेबी हुज वेट इज 3.8 kg, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग कैन बी सीन इन अ बेबी आफ्टर बर्थ। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक डायबिटिक मदर है, उसने बर्थ दिया है एक बेबी को जिसका वेट है 3.8 kg। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी इस बेबी में बर्थ के बाद। सो ऑप्शंस आर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपरकैलेमिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हाइपोग्लाइसीमिया। सो देखिए डायबिटिक मदर के बेबीज में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा मैक्रोजोमिया, लार्ज साइज बेबीज होते हैं, देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, एंड इसके अलावा इन बेबीज में हाइपरबिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे जॉन्डिस देखने को मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फीमेल पेशेंट मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी हैज बीन डन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी रिमूव्ड इन दिस टाइप ऑफ सर्जरी। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई फीमेल पेशेंट है, वहां पे मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी की गई है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में कौन कौन सी ऑर्गन्स या कौन से पार्ट्स को रिमूव किया जाता है। सो ऑप्शंस आर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड लिम्फ नोड, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, लिम्फ नोड एंड मसल, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, मसल, लिम्फ नोड एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, एंड रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ओनली। सो देखिए रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ये करते हैं सिंपल मैस्टेक्टमी में। सिंपल मैस्टेक्टमी में सिर्फ ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, मसल, लिम्फ नोड एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ये किसी भी टाइप की मैस्टेक्टमी नहीं होती। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, लिम्फ नोड एंड मसल्स, ये करते हैं रेडिकल मैस्टेक्टमी में। रेडिकल मैस्टेक्टमी में ब्रेस्ट को भी रिमूव करते हैं, लिम्फ नोड एंड मसल सबको रिमूव करते हैं। एंड इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन की। सो ए ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दी है ये करेक्ट है, ये दी है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी की स्टेटमेंट। तो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में ब्रेस्ट को भी रिमूव करते हैं एंड साथ में यहाँ पे लिम्फ नोड को भी रिमूव करते हैं। यहाँ पे मसल्स को इंटैक्ट रखते हैं, मसल्स को रिमूव नहीं करते, क्योंकि मसल्स को रिमूव करते हैं वो करते हैं रेडिकल मैस्टेक्टमी में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। So next question is, in blood transfusion which number of gauge cannula is used। So question में बोल रहे हैं कि blood transfusion में कौन से नंबर का कैनुला हम यूज करते हैं। So options are 18 gauge, 20 gauge, 22 gauge, 24 gauge। So correct आंसर यहाँ पे 18 गॉज, इस नंबर का कैनुला हम यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बट इसके अलावा 16 गॉज का कैनुला भी हम यूज करते हैं अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो उन केसेस में 16 गॉज। फॉर एग्जांपल पीपीएच के केस में 16 गॉज कैनुला यूज होता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे 22 गॉज कैनुला, 22 गॉज कैनुला ये जो है ये हम यूज करते हैं एडल्ट एंड चिल्ड्रन में आईवी इन्फ्यूजन के ड्यूरिंग। एंड 24G कैनुला जो है ये हम न्यूनेट में यूज करते हैं ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये सारी कैनुला के साइजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला इज यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। सो ऑप्शंस आर 22 गॉज विद 1.5 इंच लॉन्ग नीडल, 20 gauge with 1.5 inch long needle, 25 gauge with 5/8 inch long needle, 18 gauge with 1.5 inch long needle। So correct answer यहाँ पे 22 gauge with 1.5 inch long needle। तो ये हम यूज करते हैं चिल्ड्रन में आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन के लिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 18 gauge जो है 18 gauge with 1.5 inch long needle ये हम यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं ये। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं 25G विद 5/8 इंच लॉन्ग नीडल ये हम यूज करते हैं इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते टाइम हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए हम ये नीडल या ये गॉज हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीपीएन फ्लूइड इज डैश इन नेचर। सो यहाँ पे बात हो रही है कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन फ्लूइड जो है वो किस नेचर का होता है। सो ऑप्शंस आर हाइपरऑस्मोलर, हाइपोऑस्मोलर, आइसोटोनिक, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हाइपरऑस्मोलर।
सो देखिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो हाइपरऑस्मोलर होता है या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और कौन कौन से होते हैं, सो 5% डेक्सट्रोज जो है, ठीक है, 5% डेक्सट्रोज इज कंसीडर्ड हाइपरटोनिक। अब देखिए कौन कौन से वाला 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इन NS ये भी हाइपरटोनिक में आता है, 5% डेक्सट्रोज इन RL ये भी हाइपरटोनिक में आता है, 5% डेक्सट्रोज इन या सिंपल 10% डेक्सट्रोज जो है वो भी हाइपरटोनिक में आता है। एंड इसके अलावा एल्ब्यूमिन एंड हाईली कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड ब्लड प्रोडक्ट, ये सारे के सारे आपके हाइपरटोनिक में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, हाइपरऑस्मोलर। So next question is, a patient is getting total parenteral nutrition by central venous line. The infusion rate should be monitored closely to prevent. So question में बोल रहे हैं कि कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट को सेंट्रल वेनस लाइन के थ्रू TPN दे रहे हैं, तो उस पेशेंट में इन्फ्यूजन रेट को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं टू प्रिवेंट, मतलब क्या प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे इन्फ्यूजन रेट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सो ऑप्शंस आर to prevent fluid overload, oscillation in glucose profile, to manage electrolyte imbalance, to prevent clot formation. Correct answer यहाँ पे है B, that is oscillation in glucose profile. देखिए TPN वाले पेशेंट में क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज लेवल जो है वो वहाँ पे ऑसिलेट कर सकता है, सडनली वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है एंड वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो TPN अगर हमने स्लो रेट पे रखा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, अगर हमने ज्यादा फास्ट रखा तो वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, या सडनली हमने स्टॉप कर दिया तो वहाँ पे भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसीलिए हम वहाँ पे ग्लूकोज प्रोफाइल में ऑसिलेशन के लिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि उसके बाद हाँ कि जो हम TPN जो है वो इसलिए भी हम मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड ना हो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आएगा, बट करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ऑसिलेशन इन ग्लूकोज प्रोफाइल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज हैविंग इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट डिसलॉजमेंट ऑफ डिवाइस। सो देखिए क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसको सर्वाइकल कैंसर हो रखा है, तो वहां पे इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट वहां पे हम यूज कर रहे हैं, या कोई रॉड है वो हम वहां पे इम्प्लांट कर रहे हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहां पे डिसलॉजमेंट ना हो उस डिवाइस का, वो डिवाइस निकल ना जाए, तो वहां पे कौन सा पोजीशन देते हैं इस केस में हम पेशेंट को। सो ऑप्शंस आर, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलन वर्क पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन रिवर्स ट्रेंडलन वर्क पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन लेटरल पोजीशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। सो देखिए जब भी इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट हम करते हैं, जब भी जब भी सर्विक्स के वहां पे हम रेडिएशन इम्प्लांट हम यूज करते हैं, या जो रॉड वगैरह वहां पे हम इम्प्लांट करते हैं, तो उस टाइम पे देते हैं सुपाइन पोजीशन पेशेंट को। तो सुपाइन पोजीशन देते हैं, साथ में पेशेंट को कैथेटराइज करके रखते हैं, एंड इसके अलावा पेशेंट को एम्बुलेशन के लिए मना करते हैं, एम्बुलेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि उस टाइम पे इमोबिलाइज रहना, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे डिवाइस जो वो डिसलॉज हो सकती है, वहां से निकल सकती है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर पेशेंट को लग रहा है कि डिवाइस जो वो बाहर निकल रही है या डिसलॉज हो रही है, तो वहाँ पे उसने फटाफट इन्फॉर्म करना है, जो भी नर्सेज होंगी उनको इन्फॉर्म करना है वहाँ पे। एंड देन नर्सेज यहाँ पे क्या करेगी, अगर वहाँ पे डिवाइस वहाँ पे डिसलॉज हो रही है तो वो फोर्सेप की हेल्प से उसको होल्ड करेगी, ग्रास्प करेगी, एंड देन उसको लेड कंटेनर में प्लेस करेगी। तो वहाँ पे जो भी रॉड होती है, जो भी रेडिएशन इम्प्लांट होते हैं, उसको हम बाई हैंड हम नहीं पकड़ते हैं उसको, ठीक है, उसको हम फोर्सेप यूज करके फोर्सेप की हेल्प से हम उसको ग्रास्प करते हैं रेडिएशन इम्प्लांट को, एंड उसको रखते हैं लेड कंटेनर में, जिससे वहाँ पे रेडिएशन जो है वो वहाँ पे स्प्रेड ना हो वहाँ पे, एंड फर्दर वहाँ पे और कॉम्प्लिकेशन ना अराइज हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इमेज। सो देखिए यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट दिया है, यहाँ पे इसकी इमेज दी है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है। सो ऑप्शंस आर बार्ड पार्कर हैंडल, स्कैल्पल ब्लेड, नीडल होल्डर, आर्टरी फोर्सेप्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बार्ड पार्कर हैंडल। तो ये जो है ये बार्ड पार्कर हैंडल है, तो इसमें डिफरेंट साइजेस की यहाँ पे नीडल्स, यहाँ पे तो डिफरेंट साइजेस के ब्लेड्स हम यहाँ पे इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये हम यूज करते हैं टिश्यू सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, या सर्जरी के ड्यूरिंग हम यूज करते हैं इसको कट लगाने के लिए या पंक्चर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो इमेज है
ये है बार्ड पार्कर हैंडल की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिजीज इन इमेज। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक इमेज यहाँ पे दिया है, तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा डिजीज कंडीशन है। सो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर के टिश्यूज हो रखे हैं, तो ब्लैक कलर के टिश्यूज हो रखे हैं तो ये मोस्ट कॉमनली ब्लड सप्लाई के कट ऑफ होने की वजह से होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, इन्फेक्शन, गैंग्रीन, सेलुलाइटिस, रेनॉल्ड डिजीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे गैंग्रीन। तो ये जो इमेज दी है ये गैंग्रीन की इमेज दी है, तो गैंग्रीन में ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई वहाँ पे टिश्यूज की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और अगर इसको टाइमली रिमूव नहीं किया, अगर इस पार्ट को टाइमली कट नहीं किया तो ये स्प्रेड हो सकता है फर्दर, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइमली इसको फटाफट इसको कट करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है इसके लिए, एंड इसको रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो ये स्प्रेड हो सकता है फर्दर दूसरे टिश्यूज की तरफ। अब देखिए ये तो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे ये गैंग्रीन की इमेज है। इसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करूँ, सो इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, वार्मथ, टेंडरनेस, एंड इसके अलावा यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगा। सेलुलाइटिस क्या होता है, सेलुलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ सेल्स इन द डर्मिस। एंड रेनॉल्ड डिजीज में क्या होता है, बेजोस्पाज्म होता है, ब्लड वेसल का स्पाज्म हो जाता है एक्सट्रीमिटीज की तरफ, जिस वजह से वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी स्टरलाइज्ड बाय। तो यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आर्टिकल दिया है उसको हम किससे स्टरलाइज करेंगे। सो ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हैं। सो देखिए ये जो आर्टिकल यहाँ पे दिया है ये है आईवी सेट, ठीक है। तो अब देखिए आईवी सेट को हम इन सब में से किससे स्टरलाइज करेंगे, क्या यूज करेंगे इसको स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। सो ऑटोक्लेव, यूवी रेडिएशन, फॉर्मलिन, ग्लूटाल्डिहाइड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे यूवी रेडिएशन। सो यूवी रेडिएशन जो है ये भी एक स्टरलाइजेशन का मेथड है, ये हम यूज करते हैं टू स्टरलाइज सिरिंजेस, कैथेटर, ट्यूब, लेबोरेटरी एंड ऑपरेशन रूम। इन सब को स्टरलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं यूवी रेडिएशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव इज यूज टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड लिनन हो गया, गाउन्स हो गया, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लूटाल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड 2%, इसको हम यूज करते हैं ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉर्मलिन, फॉर्मलिन हम यूज करते हैं ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन हनी लाइक क्रस्ट आर सीन अराउंड द माउथ इन अ बेबी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्किन डिजीज। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन दी है, ये इमेज यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे हनी लाइक क्रस्ट यहाँ पे माउथ के अराउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस इमेज के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डिजीज कंडीशन है। सो ऑप्शंस आर स्केबीज, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इम्पेडिगो, विटिलिगो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा इम्पेडिगो। सो देखिए इम्पेडिगो जो है इस डिजीज कंडीशन में हनी लाइक क्रस्ट वो माउथ के अराउंड फॉर्म होता है। सो इम्पेडिगो ऑल्सो नोन एज स्कूल सोर, तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, रेड सोर फॉर्म होते हैं माउथ के अराउंड, एंड जब वो वहां पे बर्स्ट करेंगे, जब वो ऊज करेंगे, तो उसकी वजह से वहां पे हनी लाइक क्रस्ट फील होता है अराउंड द, मतलब हनी लाइक क्रस्ट यहाँ पे फॉर्म होता है अराउंड द माउथ। तो ये होता है इम्पेडिगो में। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंड इमेज के बेसिस पे यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, इम्पेडिगो। तो इसका अनदर नेम क्या है, स्कूल सोर, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कूल सोर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज दी है, तो ये जो इमेज है ये विटिलिगो की इमेज है, एंड इसके अलावा ये जो इमेज है ये स्केबीज की इमेज है, स्केबीज, ये स्केबीज की इमेज है। तो स्केबीज जो है इच माइट कॉज करती है, सार्कोप्टेस स्केबी कॉज करती है, कंटेजियस इन्फेक्शन है। एंड इसके अलावा विटिलिगो जो है मेलानिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में जगह जगह पे मेलानिन डेफिशिएंट हो जाता है उस वजह से विटिलिगो होता है। विटिलिगो ऑल्सो नोन एज ल्यूकोडर्मा, ठीक है। So next question is in the following clinical condition cheeks and face is seen reddish around the mouth in a baby, identify the following skin disease। So देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बेबी के जो चीक्स या उसका फेस जो वो रेड कलर का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज भी दी है कि ये इमेज जो है वो किस डिजीज कंडीशन की है। सो ऑप्शंस आर सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इम्पेडिगो, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये जो इमेज यहाँ पे दी है
ये दी है अटोपिक डर्मेटाइटिस की। सो अटोपिक डर्मेटाइटिस ऑल्सो नोन एज एक्जेमा, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्जेमा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ड्राई, इची एंड इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है, ठीक है। और ये किसी भी एज में हो सकता है, बट ये मोस्ट कॉमनली यंग चिल्ड्रंस में होता है, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बेबी ब्राउट इन द स्किन ओपीडी ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट विद हिज पेरेंट्स। इन ओपीडी डॉक्टर इज डूइंग ब्यूरो इंक टेस्ट, कि डॉक्टर कर रहा है यहाँ पे ब्यूरो इंक टेस्ट कर रहा है। दिस टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डायग्नोज विच डिजीज कंडीशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ब्यूरो इंक टेस्ट जो है इन सब डिजीज कंडीशन में से किस डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा रहा है। सो ऑप्शंस आर मीजल्स, स्केबीज, इम्पेडिगो, सोरियासिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इन सब डिजीज कंडीशन में से स्केबीज एक इकलौती डिजीज कंडीशन है जहाँ पे ब्यूरो फॉर्म होते हैं। तो ब्यूरो फॉर्म हो रहे हैं, तो ब्यूरो जिस कंडीशन में फॉर्म हो रहे हैं वहीं पे ब्यूरो इंक टेस्ट करते हैं। तो ब्यूरो इंक टेस्ट जो है वो करते हैं स्केबीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए ब्यूरो इंक टेस्ट जो इसमें क्या करते हैं, ब्यूरोज के ऊपर जहाँ पे भी ब्यूरोज फॉर्म होंगे वहाँ पे क्या करते हैं, इंक वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब इंक अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, उस इंक को वाइप करते हैं, ठीक है, उसको साफ करते हैं। अब इसके बाद देखिए जहाँ जहाँ पे ब्यूरो होंगे वहाँ पे इंक जो है वो रिमूव नहीं होगा, वो वहाँ पे रह जाएगा। तो ये है ब्यूरो इंक टेस्ट। ब्यूरो इंक टेस्ट हम यूज करते हैं स्केबीज के केस में, स्केबीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। So next question is, which of the following test is used to identify the patency of freezing vaccine? So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब टेस्ट में से कौन सा टेस्ट है जो हम यूज करते हैं फ्रीजिंग वैक्सीन की पेटेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शंस आर शेक टेस्ट, हैवर टेस्ट, मॉडिफाइड हैवर टेस्ट, बार्लोस टेस्ट। सो देखिए बार्लो टेस्ट जो है ये हम यूज करते हैं हिप डिस्प्लेजिया के केस में, ठीक है, तो ये तो एक्सक्लूड हो गया। हैवर टेस्ट और मॉडिफाइड हैवर टेस्ट ये भी हम यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है, तो ये भी आपका एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट शेक टेस्ट, शेक टेस्ट जो है ये है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो शेक टेस्ट हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द पेटेंसी ऑफ फ्रीजिंग वैक्सीन। तो फ्रीजिंग वैक्सीन की पेटेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए शेक टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन जो है कि वो फ्रीजिंग से कितना वो अफेक्ट हो रही है, तो इसके लिए करते हैं शेक टेस्ट। अब देखिए शेक टेस्ट जो है अब देखिए जो शेक टेस्ट है ये लंग मैच्योरिटी के लिए भी करते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है पेटेंसी ऑफ द फ्रीजिंग वैक्सीन की। तो इन सब टेस्ट में से जो टेस्ट हम फ्रीजिंग वैक्सीन की पेटेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं वो शेक टेस्ट ही है। तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन टू चेक अल्नर सर्कुलेशन ऑफ हैंड बिफोर परफॉर्मिंग आर्टेरियल कैथेटराइजेशन। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आर्टेरियल कैथेटराइजेशन करने से पहले अल्नर सर्कुलेशन ऑफ द हैंड इसको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। सो ऑप्शंस आर एलन टेस्ट, एबीजी टेस्ट, फैलन टेस्ट, होमन साइन। सो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है एलन टेस्ट। सो एलन टेस्ट जो है इसको हम यूज करते हैं एबीजी एनालिसिस से पहले भी, या कैथेटराइजेशन करना, आर्टेरियल कैथेटराइजेशन करना है तो उससे पहले भी हम इस टेस्ट को करते हैं। सो दिस टेस्ट इज यूज टू चेक द पेटेंसी ऑफ रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। तो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी दोनों ही आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फैलन टेस्ट, ये हम यूज करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में, ठीक है। अब यहाँ पे एलन टेस्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए एलन टेस्ट में क्या करते हैं, पहले तो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी दोनों को ही, अब देखिए रेडियल आर्टरी होती है थंब की साइड को एंड अल्नर आर्टरी होती है इस साइड को, लिटिल फिंगर की तरफ को, ठीक है। सो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी को पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट को टाइट फिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, मुट्ठी बंद करने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद कितने सेकंड के लिए मुट्ठी बंद करने के लिए बोलेंगे, 30 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे प्रेशर डालेंगे, वहाँ पे रेडियल एंड अल्नर आर्टरी दोनों पे प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे टेल द पेशेंट टू अनक्लेंच, पेशेंट को बोलेंगे हैंड को अनक्लेंच करने के लिए, फिस्ट को ओपन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए जब पेशेंट यहाँ पे अनक्लेंच करेगा तो वहाँ पे पाम जो है वो ब्लैंच होना चाहिए, मतलब वो येलोइश कलर का होगा वो रेड कलर का बन जाना चाहिए, ब्लैंच हो जाना चाहिए वहाँ पे। बट अगर वो ब्लैंच नहीं कर पाता है, ब्लैंच नहीं होता तो देन फिर से
तो दैट मीन्स वहां पे आपने प्रॉपर प्रेशर अप्लाई नहीं किया, तो आप फिर से वहां पे प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करोगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद बात हो रही है यहाँ पे कि जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो इसके बाद क्या होगा, कैसे पता चलेगा वहां पे कि टेस्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है। इसमें यह है कि जब आपने वहां पे प्रेशर को रिलीज किया, आपने दोनों हैंड को साइड कर दिया, प्रेशर को रिलीज किया, अगर विद इन 5 to 15 सेकेंड अगर वहां पे हैंड जो है पूरा वहां पे रेड कलर का हो रहा है विद इन 5 to 15 सेकेंड, तो दैट मीन्स गुड ब्लड सप्लाई है, तो एलन टेस्ट आएगा वहां पे नेगेटिव। अगर 5 से 15 सेकेंड में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हाथ में हो रही है, ठीक है, प्रॉपर रेड हो रहा है, फ्लशिंग हो रहा है वहां पे, तो दैट मीन्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, तो दैट मीन्स फर्दर आर्टेरियल कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए प्रेशर रिलीव करने के बाद यहाँ पे जो पेशेंट जो है उसके हाथों की फ्लशिंग को हम चेक कर रहे हैं, अगर वो 5 से 15 सेकंड में अगर वो नहीं वहां पे रिटर्न हो रहा, कलर फिर से रेड कलर का नहीं हो रहा या फ्लशिंग नहीं हो रहा हाथों में विद इन 5 to 15 सेकंड, तो दैट मीन्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं है। तो उस केस में तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मॉडिफाइड एलन टेस्ट। तो उस केस में फर्दर आर्टेरियल कैथेटराइजेशन या एबीजी एनालिसिस के लिए सैंपल हम वहां पे नहीं ले सकते। तो अगर एलन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो दैट मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं है हाथों में, तो वहां से ना ही हम कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, ना ही वहां पे हम सैंपल ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर वहां पे नेगेटिव एलन टेस्ट आ रहा, प्रॉपर फ्लशिंग हो रहा है 5 से 15 सेकंड में, तो दैट मीन्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई हाथों की तरफ, तो वहां पे ले सकते हैं हम, कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं वहां पे एंड एबीजी के लिए सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब में से किस फाइंडिंग से पता चल रहा है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। सो फर्स्ट ऑप्शन है pH 7.47, PaO2 94, PaCO2 28 है, HCO3 23 है। सो देखिए pH 7.47 है, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें pH 7.47 है, तो pH क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एंड PaO2 94 है एंड PaCO2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो pH इंक्रीज कर रही है और PaCO2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड HCO3 भी क्या कर रहा है, ये जो है ये भी डिक्रीज कर रहा है। सो देखिए करेक्ट यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो हमें तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला चाहिए, हमें तो वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। सो नेक्स्ट है pH है 7.28। अब देखिए pH 7.28 है तो pH क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड PaO2 क्या है 90 है, एंड PaCO2 क्या है 47, ये 45 से ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड HCO3 जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए रिलेशनशिप बन रहा है pH का रिलेशनशिप बन रहा है एंड जो है PaCO2 का रिलेशनशिप बन रहा है। तो pH कम हो रही है एंड PaCO2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये। तो इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन की जो ये फाइंडिंग है ये इंडिकेट कर रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। So next question is dusky hue of vestibule and vaginal wall visible at 8th week of pregnancy is known as। So question में बोल रहे हैं कि dusky hue मतलब पर्पल ब्लूइश कलर का वेस्टिब्यूल है, वेजाइनल वॉल है और 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है, तो वो कौन सा साइन होगा। सो ऑप्शंस आर ओसिएंडर साइन, गूडल साइन, चैडविक साइन, पिस्कैक साइन। सो करेक्ट आंसर है चैडविक साइन। सो चैडविक साइन ऑल्सो नोन एज जैक्यूमर साइन, इसको जैक्यूमर साइन भी बोलते हैं। तो चैडविक और जैक्यूमर साइन में क्या होता है, पर्पल ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है वेजाइना का, बल्बा का एंड सर्विक्स का, या फिर इसको डस्की ह्यू ऑफ वेजाइना भी बोलते हैं, जो 6 to 8 वीक के टाइम पे जिसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा साइन होता है, ये होता है चैडविक साइन, जिसको हम जैक्यूमर साइन भी बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी सारे ऑप्शन की, गूडल साइन इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एंड ओसिएंडर साइन क्या होता है, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट एट लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं पिस्कैक साइन, पिस्कैक साइन में क्या होता है, वन हाफ ऑफ द यूट्रस इज फर्मर देन अनदर। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग इन अ क्लाइंट। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए इन सब में से कौन सी पोजीशन देंगे। सो ऑप्शंस आर सिटिंग लीन फॉरवर्ड पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सेमी फॉलो पोजीशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सिटिंग लीन फॉरवर्ड पोजीशन। सो देखिए सिटिंग लीन फॉरवर्ड पोजीशन जो है ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन है, ठीक है। तो ये पोजीशन देते हैं पेशेंट को प्रॉपर रेस्पिरेटरी फंक्शन को अचीव करने के लिए या रेस्पिरेशन को प्रमोट करने के लिए देते हैं।
इसके अलावा फाउलर भी दे सकते हैं, हाई फाउलर भी दे सकते हैं, बट वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, ठीक है। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं व्हाइल चेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। इसके अलावा ये पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग सीजर अटैक भी देते हैं, या रेक्टम में सुपोसिटरीज वगैरह इंसर्ट करना है तो उस टाइम पे भी लेफ्ट लेटरल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सुपाइन पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन देते हैं, इसके अलावा ड्यूरिंग CPR देते हैं, एंड इसके अलावा आफ्टर लंबर पंक्चर, आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेमी फॉलो पोजीशन में हेड ऑफ द बेड इज रेज्ड टू 30 to 45 डिग्री। सो 30 to 45 डिग्री यहाँ पे हेड ऑफ द बेड को हम रेज करते हैं। सो ये जो है मतलब सेमी फॉलो पोजीशन जो है ये किन केसेस में देते हैं, ये देते हैं आफ्टर आई सर्जरी, इसके अलावा थायराइडोटमी के बाद देते हैं, ये मैस्टेक्टमी के बाद ये पोजीशन देते हैं, लेरिंजेक्टमी के बाद भी ये पोजीशन देते हैं, एंड CBP के ड्यूरिंग भी ये पोजीशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन नीडल एंड सरफेस ऑफ स्किन इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टेक्निक शुड बी मेंटेन। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि IM इंजेक्शन के ड्यूरिंग कितना एंगल मेंटेन करते हैं नीडल का। सो ऑप्शंस आर 15 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 90 डिग्री। सो IM इंजेक्शन के ड्यूरिंग 90 डिग्री के एंगल पे देते हैं इंजेक्शन, एंड इसके अलावा 15 डिग्री एंगल हम यूज करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के केस में, एंड इसके अलावा 45 डिग्री एंगल पे हम देते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो जब भी सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन देना है तो वो हम देते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A patient has iron deficiency anemia. Doctor prescribed an oily injection to patient which can cause irritation. Nursing officer give this injection by which method? So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है एंड पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है ऑयली इंजेक्शन जिसकी वजह से इरिटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर जो है इस इंजेक्शन को किस मेथड से देगी। सो देखिए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले पेशेंट में जो ऑयली इंजेक्शन देते हैं वो आयरन डेक्स्ट्रान होता है, मतलब आयरन डेक्स्ट्रान देते हैं। तो देखिए जो आयरन डेक्स्ट्रान है ये एक ऑयली इंजेक्शन है, ये इरिटेशन कॉज करता है एंड ये लीक हो सकता है मसल से, तो इस इंजेक्शन को हम देते हैं। तो इस इंजेक्शन के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेगी नर्स। सो ऑप्शंस आर इंजेक्ट द इंजेक्शन इन ग्लूटियल रीजन यूजिंग Z-track टेक्निक, लिटरली पुल द स्किन एंड पिक द नीडल, इंजेक्ट द इंजेक्शन इन डेल्टॉइड रीजन। सो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है यूजिंग Z-track टेक्निक। सो देखिए जब भी आयरन डेक्स्ट्रान का इंजेक्शन देना है तो उसको देते हैं Z-track टेक्निक से, Z-track मेथड इसको बोलते हैं, इसके अलावा इसको एयरलॉक मेथड बोलते हैं। सो देखिए जो भी मेडिकेशन लीक होती हैं या लीक हो सकती हैं या इरिटेशन कॉज कर सकती हैं तो उन मेडिकेशन को हम Z-track मेथड से देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लीकेज को प्रिवेंट करेगा एंड इरिटेशन को भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए Z-track मेथड का मैंने आपको पर्पस बता दिया, एंड देखिए आयरन डेक्स्ट्रान को देने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, Z-track मेथड यूज करते हैं, इसके पर्पस भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा विटामिन B12 के इंजेक्शन भी हम Z-track मेथड से ही देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं कि Z-track मेथड जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वेंट्रोग्लूटियल साइट में। वेंट्रोग्लूटियल साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर Z-track मेथड और एयरलॉक मेथड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज after 2 weeks of injection administration by intramuscular route, a patient visited to OPD and told to doctor that I am feeling burning sensation and pain at or around the injection site on buttocks. Which of the following is an appropriate action by nursing officer? So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 वीक्स के बाद, मतलब कोई पेशेंट होगा उसको IM इंजेक्शन लगाया होगा, तो 2 वीक्स के बाद वो हॉस्पिटल आता है एंड डॉक्टर को बताता है कि उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है एंड उसको पेन फील हो रहा है इंजेक्शन वाली साइड एंड अराउंड द इंजेक्शन साइड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहां पे नर्सिंग ऑफिसर का एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। सो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे मसाज द इंजेक्शन साइट टू प्रमोट ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, वहां पे उसको पेन हो रहा है, तो मसाज तो नहीं करेंगे तो ये एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट है अप्लाई वार्म कंप्रेसेस, ऑलरेडी वहां पे इन्फ्लेम्ड स्किन है तो वार्म कंप्रेसेस भी वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्निंग को ज्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है बाइप इट विद स्पिरिट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखिए स्पिरिट के साथ बाइप भी नहीं करेंगे, ऑलरेडी वहां पे उसको पेन हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो अगर हम स्पिरिट से बाइप करेंगे वहां पे ऊपर से बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा तो वहां पे उसको ज्यादा इरिटेशन होगा, ज्यादा पेन होगा वहां पे, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। बच क्या गया है यहाँ पे ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन, अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे पेशेंट की इन्फ्लेम्ड साइट पे वो वहां पे कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेगी, इसकी वजह से क्या होगा वहां पे
पेन कम होगा एंड स्वेलिंग भी वहाँ पे कम होगी एंड उसको पेन कम फील होगा वहाँ पे, एंड वहाँ पे एक तरह से जो उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा था वो भी वहाँ पे रिलीव हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मोंटॉक्स टेस्ट इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट शुड बी रेड विद इन। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मोंटॉक्स टेस्ट में रिजल्ट को या इंटरप्रिटेशन को कितने टाइम के अंदर रीड किया जाता है। सो ऑप्शंस आर 24 आवर, 12 आवर, 48 to 72 आवर, लेस देन 24 आवर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 48 to 72 आवर। सो मोंटॉक्स टेस्ट में विद इन 48 to 72 आवर इंटरप्रिटेशन को रीड किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मोंटॉक्स टेस्ट जो है इसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं या फिर इसको हम वॉन पिरकिट टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसको इन्वेंट किया था वॉन पिरकिट ने। वॉन पिरकिट ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको वॉन पिरकिट टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मोंटॉक्स टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, मोंटॉक्स टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई एक्सपोजर फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के एक्सपोजर में आया है कभी पेशेंट या नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं मोंटॉक्स टेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मोंटॉक्स टेस्ट प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव और पीपीडी कैन बी इंजेक्टेड ऑन फोरआर्म बाय विच रूट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मोंटॉक्स टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है उसको हम फोरआर्म में इंजेक्ट करते हैं, बट किस रूट से इंजेक्ट करते हैं। सो ऑप्शंस आर इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रावेनस। सो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज इंट्राडर्मल, तो इंट्राडर्मल रूट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है ये इसके अंदर क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एंटीजन होता है, तो जब भी हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो इसको फोरआर्म में इंजेक्ट करते हैं एंड इसको देते हैं इंट्राडर्मली, इसको देते हैं, ठीक है। सो आई हैव डिस्कस्ड माई पार्ट, सो नेक्स्ट MCQ डिस्कशन विल बी कंटिन्यूड बाय मिस सोनिया शर्मा। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। अ पेशेंट हैविंग active infection of HIV, if Montex test is performed with the diameter of endurance considered positive or active infection of tuberculosis। ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछे मॉन्टेक्स टेस्ट का। आपको पता है मॉन्टेक्स टेस्ट कब करते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है ये पता करने के लिए कि क्या कभी कोई पर्सन एक्सपोजर में आया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कि नहीं। टीबी का कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है आपके पास? स्पूटम कल्चर, बट यहाँ पे मॉन्टेक्स टेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है इंट्राडर्मल इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, और फिर 48 to 72 आवर के बाद चेक करते हैं उसका डायमीटर कितना है वहाँ पे उस पैच का। तो उसको यहाँ पे बोला अगर HIV वाला पेशेंट है तो कितने में उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। ऑप्शन ए 3 mm, ऑप्शन बी 7 mm, ऑप्शन सी 15 mm या नन ऑफ दिस। जैसे कि जो एक्टिवली आपके HIV वाले पेशेंट हैं उनमें आप 5 और मोर देन 5 को कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका 7। अगर 15 की बात करूं तो जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है उनको हम करते हैं 15 mm पे आप यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखो 5 mm या उससे या HIV पॉजिटिव या जो रिसेंटली कांटेक्ट में आए हैं टीबी के, ठीक है। और यहाँ पे आपके जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को हमने क्या क्या होता है लाइफ टाइम किस चीज पे रखा होता है, इम्यूनोसप्रेसिव पे। नेक्स्ट है अगर 10 mm तक बात करें तो रिसेंट जो है अराइव हुए हैं आपके पास फ्रॉम हाई प्रेवलेंस को आपकी कंट्री से IV ड्रग यूजर्स हैं या फिर माइकोबैक्टीरियोलॉजी लैब पर्सोनल्स है जो एक्चुअली इस लैब में काम करते हैं। और 15 mm है पर्सन विद हैविंग नो रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। Next question is a patient is taking streptomycin medicine for his active tuberculosis infection. Which of the following clinical findings suggest adverse effect of streptomycin? देखो streptomycin का कौन सी आपकी ड्रग है? सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन का है। टीबी में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? देखिए टीबी इज योर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तपेटिक, इसमें जाती है आपकी डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो जो आपकी डॉट्स थेरेपी है उसमें आपकी दो ड्रग्स जाती हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। जो आपके यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं आपके पास? इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिन एंड रिफैम्पिसिन, ये 5 फर्स्ट लाइन मेन ड्रग्स होती है। तो उनमें से एक है आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इकलौती ऐसी ड्रग है जो IM जाती है, बाकी सारी ओरल रूट से जाती है। तो इसके क्या साइड इफेक्ट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन, हमने आपको काफी बार ये रिपीट करवाया है।
ऑप्शन ए डिक्रीज विजुअल अक्यूटी, ठीक है, ये विजन इंपेयरमेंट करता है, डिक्रीज हियरिंग अक्यूटी। नेक्स्ट है आपके पास रेड ऑरेंज कलर यूरिन या फिर पेरिफेरल यूराइटिस। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डिक्रीज हियरिंग अक्यूटी, यानी कि ये करता है आपका ऑटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग इंपेयरमेंट होती है यहाँ पे। और आपको याद रखना है, इसको चेक करने के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कोल्ड कैलोरी टेस्ट, ठीक है। कोल्ड कैलोरी टेस्ट में क्या करते हैं, वार्म वाटर अगर आप कान में डालोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे आपके सेम साइड की आई में निस्टैग्मस होना चाहिए 20 to 30 सेकंड्स के लिए। दैट मींस टेस्ट आपका क्या है, नेगेटिव पेशेंट, ठीक है। और अगर कोल्ड वाटर डालो तो ऑपोजिट साइड की आई में निस्टैग्मस होना चाहिए। अगर ऐसी फाइंडिंग नहीं आती दैट मींस वहां पे स्ट्रेप्टोमाइसिन टॉक्सिसिटी है या फिर एड्स क्रेनियल नर्व डैमेज है या फिर ब्रेन स्टेम इंजरी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी। अगर बात करें रेड ऑरेंज कलर यूरिन की, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है आपका रिफैम्पिसिन, आर से रिफैम्पिसिन, आर से रेड ऑरेंज कलर जो है यूरिन देखने को मिलता है। सेम क्वेश्चन आपका जीएमसीएच 32 जो पेपर 28 को हुआ उसमें सेम ये क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम नॉर्सेट 2022 में आया था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है इथाम्ब्यूटोल जो आपकी मेडिसिन है, ये क्या करती है, ये विजुअल अक्यूटी को अफेक्ट करती है। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following color code is used for emergent case in triage system of emergency। इमरजेंसी में जो आप ट्रायल सिस्टम करते हो यूज, ट्रायज क्या है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी आप कलर कोडिंग में डाल देते हो पेशेंट्स को, फिर उनकी सीवियरिटी के हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करके उनको ट्रीटमेंट देते हो। तो ऑप्शन ए है रेड, बी है येलो, सी है ग्रीन या फिर ब्लैक। तो देखिए इसका क्या आंसर रहेगा। अब देखिए अगर हम आपको ट्राइएज की बात करें तो रेड आपको पता है लाल होता है खतरे का, तो दैट मींस इमीडिएट मैनेजमेंट, येलो जिसको आप डिले कर सकते हो, ठीक है, ग्रीन जो माइनर है और ब्लैक है डिक्रीज। तो अगर क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कलर कोड जो इमरजेंसी के लिए करते हैं, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मोस्ट ऑफ द catheters have diameter in French, exactly what is the meaning of French। इन्होंने जो फ्रेंच यूज करते हैं कि 4 फ्रेंच का होता है, 7 फ्रेंच का होता है, ये फ्रेंच है क्या आखिरकार, ये मेजरमेंट जो हम करते हैं जैसे mm ऑफ Hg में मरकरी का लेते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्रेंच क्यों यूज हो रहा है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है दिस इज द डायमीटर ऑफ कैथेटर, सेकंड रेडियस ऑफ कैथेटर, सी सर्कमफ्रेंस ऑफ कैथेटर एंड नन ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर ऑफ कैथेटर, ठीक है। और वैसे भी आउटर डायमीटर, अगर आपको एग्जामिनर ने इनर और आउटर मेंशन किया होता सो इट विल बी आउटर डायमीटर। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, which of the following absolute contraindication for intrauterine device insertion। अब देखिए इंट्रायूट्राइन, इनसाइड यूट्रस ऐसी डिवाइस इंसर्ट कर दी रहेगी फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, फैमिली प्लानिंग का एक मेथड है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, जो आपने नहीं देना है। तो देखिए हमारे पास ना कॉन्ट्राइंडिकेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है बिल्कुल भी नहीं करेंगे, रिलेटिव के देयर आर सम चांसेस कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम देखेंगे कि कहां पे आप नहीं कर सकते इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट। फर्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस, थर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस। अब देखो अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है मदर, वहां पे आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट क्यों नहीं करोगे। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग में मदर होती है आपकी, वहां पे एक्चुअली नेचुरल उसका कॉन्ट्रासेप्शन चलता है, बट यहाँ पे कर सकते हो। ब्रेस्ट टेंडरनेस में भी आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है, बट डायबिटीज मेलाइटस में भी नहीं कर सकते। बट दिस इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट है अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, व्हाई, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन का फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विल बी योर ब्लीडिंग एंड पेन। तो अगर मान लो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसको वैसे अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज योर करेक्ट, दिस इज योर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसमें और क्या था, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्वाइकल कैंसर एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर अगर मान लो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तब भी नहीं करते हैं। रिलेटिव में आते हैं मेनोरेजिया, अनीमिया लेस देन 10 ग्राम per ml, uterine fibroid and uterine anomalies, this will be your relative contraindication of intrauterine device insertion. Last year में यहाँ से क्वेश्चन आया था, so IUDs are very important. Next question है
patient's blood pressure is 154/88 mm of Hg, what is the pulse pressure? बहुत आसान सवाल, हर क्वेश्चन में अगर पल्स प्रेशर आता ही है, चाहे HPSS भी ले लो, GMCH ले लो या नॉर्सेट ले लो। तो इस बार नॉर्सेट ने बड़ा आसान सवाल पूछा था। आपका सिस्टोलिक 154 है और डायस्टोलिक 88 है। सिस्टोलिक यानी कि जब आपके वेंट्रिकल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और सिस्टोल के लिए, और डायस्टोलिक फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ डायस्टोल के लिए तो इसका प्रेशर, पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। अगर आप 154 से 88 माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 66। So the correct answer will be 66 mm of Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इमेज। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया है, देखिए इसे ध्यान से। इमेज बेस्ड काफी इजी क्वेश्चन थे इस साल। पहला है डेवर्स रिट्रैक्टर, डोइल्स रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर या लेंसबैक रिट्रैक्टर। सो योर करेक्ट आंसर विल बी कौन सा है ये आपका डेवर रिट्रैक्टर है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं डोइल्स एंड डेवर रिट्रैक्टर में। तो देखेंगे दिस योर डेवर रिट्रैक्टर, इसको यूज करते हैं रिट्रैक्टर, रिट्रैक्ट करने के लिए डीप जब एब्डोमिनल चेस्ट इंसर्ट्स इन यहाँ पे इंसिजंस दी जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोलेसिस्टेक्टमी हो रही है तो रिट्रैक्ट करना है आपको राइट लोब ऑफ लीवर, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये किस चीज का, ये आपका डोइल्स रिट्रैक्टर है, ठीक है। ये किसका है, डोइल्स रिट्रैक्टर का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर सर्जरी व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर पेंटिंग एट सर्जिकल साइट। कि सर्जरी के पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं फॉर पेंटिंग एट सर्जिकल साइट। अब पेंटिंग का क्या मतलब आपने देखा होगा कि क्या करते हैं सर्जन स्टेराइल गॉज के साथ, बीटाडीन के साथ प्रॉपर वहां पे क्लीन करते हैं, उसको पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि वहां पे इंफेक्शन ना हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके लिए हम कौन सा फोर्सेप यूज करते हैं, ओवम फोर्सेप, एलिस फोर्सेप, रैम्पली फोर्सेप या चिटल फोर्सेप। सर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रैम्पली फोर्सेप। Before surgery, Rampli sponge holding forceps is used to hold swab and gauze pieces for painting before and after surgery and also used to stop bleeding at the surgical site। ठीक है, एक बार इनकी इमेजेस देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो ये है आपका एलिस, ठीक है, ये है आपका ओवम फोर्सेप, दिस इज योर चिटल फोर्सेप, आपने देखा होगा स्टेराइल कंटेनर से कोई भी चीज निकालनी होती है, एंड दिस इज योर रैम्पली फोर्सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ क्लाइंट डेवलप्स चिल्स एंड हेडेक, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। सेम क्वेश्चन केएमसीएच 32 में आया था। पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है क्योंकि उसको चिल्स आ रहे हैं, हेडेक हो रही है, तो नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन क्या है, इट मींस उसको से रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन 1 गवर्न द क्लाइंट बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट वंस, डिक्रीज द रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नोटिफाई द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाने जाएंगे तब तक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो ही रहा है ना, बट ट्रांसफ्यूज होता रहेगा और वहां पे हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन रहेगा, तो पहले रोको फिर इन्फॉर्म करो। सो करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, इन अ कम्युनिटी 55 डेंगू केसेस आर फाउंड दिस वीक, 65 केसेस फाउंड, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ डिजीज। डिजीज का पैटर्न क्या है, ऑप्शन ए एपिडेमिक, बी स्पोरेडिक, सी एंडेमिक या फिर आउटब्रेक। तो देखिए यहाँ पे आपका ये है एपिडेमिक, क्योंकि एपिडेमिक में सडन आउटब्रेक होता है डिजीज का। एंडेमिक में क्या होता है, कांस्टेंट कोई एक डिजीज है जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, कांस्टेंटली प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं आपके पास स्पोरेडिक की बात करूं तो होता है जो आपके इररेगुलर पैटर्न में एक ही सेम पॉपुलेशन के डिफरेंट एरिया में स्कैटर है कंडीशन, बट आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे कैसे हो रही है, दिस इज स्पोरेडिक, ठीक है। एक होती है पैंडेमिक, पैंडेमिक का बोलते हैं जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती है, ठीक है। इंसिडेंस जो न्यू केस होते हैं, प्रेवलेंस जो पुराने न्यू दोनों केसेस होते हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हिच वन इज नॉट अ कॉज ऑफ एमनोरिया। कौन सा एमनोरिया का कॉज नहीं है, व्हाट इज एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे। melancholic depression, antipsychotic drugs, anorexia nervosa and prolactinemia। अब देखिए यहाँ पे बोला था एमनोरिया का कॉज। अगर आप मेलनकोलिक डिप्रेशन आंसर सोच रहे हैं तो देखिए मेलनकोलिक होता है ड्यू टू योर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज इज परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंसेस बट एमनोरिया इज टेम्परेरी सीजेशन। तो यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स की वजह से भी होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से भी होता है और प्रोलैक्टिनिमिया की वजह से भी होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या करता है, आपकी ओवुलेशन नहीं होने देगा, FSH रोक देता है। यहाँ पे नहीं आएंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा में, क्योंकि क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा की ईटिंग डिसऑर्डर है, खाएगा ही नहीं पर्सन उसमें, ठीक है, अपनी एपेटाइट को इग्नोर करता है, वीकनेस की वजह से एमनोरिया हो सकता है। एंटीसाइकोटिक्स आपकी जो ड्रग्स है जिनको न्यूरोलेप्टिक्स बोलते हैं, इसका साइड
डिफेक्ट भी अमनोरिया होता है, बट फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर विल बी मेलैंकोलिक। क्वेश्चन में अमनोरिया था ना कि मेनोपॉज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, which mineral added in diet to enhance mental health of baby, बेबी की मेंटल हेल्थ एनहांस करने के लिए कौन सा ऐसा आपके पास यहाँ पे रहने वाला है मिनरल जिसको ऐड किया जाएगा डाइट में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, बी है कैल्शियम, सी सोडियम या फिर आयरन। तो यहाँ पे देखिएगा आपका मेन है आयोडीन। देखिए जो आयोडीन है, मोस्टली बच्चों को यहाँ पे क्या लग रहा होगा, कैल्शियम सोडियम या आयरन हो सकता था, बट क्यों आयोडीन है? देखिए जो मिनरल है स्पेशली जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन and iron have important role in neurological functions, जो आपकी नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो जिंक है आपके पास वो अबंडेंट है, ट्रेस एलिमेंट है, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन मेनी ब्रेन केमिस्ट्री रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा आयोडीन। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट्स जो है यूज करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सिम्पटम्स अकर नॉर्मली इन पीएमएस एक्सेप्ट, व्हाट इज पीएमएस? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मतलब पहले, मेंस्ट्रुएशन के पहले कुछ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं फीमेल में, उसको बोलते हैं पीएमएस। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन का की पॉइंट है कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वेट लॉस, बी एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन या ब्रेस्ट टेंडरनेस। देखिए ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है जिसकी वजह से मेस्टैल्जिया होती है, फीमेल्स में मेनली ब्रेस्ट में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। वैसे कॉन्स्टिपेशन आपके पास यूजुअली कम होता है, यूजुअली डायरिया देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन तो बहुत कॉमन है, लोअर एब्डोमिनल पेन जिसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल, ठीक है। बट फर्स्ट ऑप्शन इज वेट लॉस। देखिए वेट लॉस नहीं होता है, पीएमएस का सिम्टम नहीं है वो, तो एक्सेप्ट पूछा था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? वेट लॉस। बाकी हेडेक, मेनली मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आते हैं इसमें, ठीक है, डिप्रेशन, इवन वेट गेन हो सकता है बट वेट लूज बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट की डेफिनेशन आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन ए द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड बर्थ बाय वन और द अदर अप्रूव्ड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन करंटली बीइंग बोर्न टू वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द पीरियड टिपिकली 1 to 36 month presenting the survey expressed per 1000 women age 15 to 44. Third, it refers to the currently married couple wherein the age of the wife is in the age group of 15 to 44 years, childbearing age या फिर none of the above। तो अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो कपल प्रोटेक्शन रेट है वो आपके पास कितना होता है? द प्रेजेंस ऑफ एलिजिबिलिटी कपल इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड बर्थ बाय वन और द अदर अप्रूव्ड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सर्जरी a surgical drain is put, what is the direction of cleaning? मान लीजिए सर्जिकल ड्रेन लगा है वहां से, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, सिंपल वैसे एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आप किस डायरेक्शन से क्लीन करें? आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, लेटरल या ऑल ऑफ द अबव। आपने प्रिंसिपल पढ़े होंगे कुछ, तो देखो एक प्रिंसिपल होता है लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ इन्फेक्शन है, मैंने यहाँ पे करना है क्लीन, तो मैं अगर यहाँ से वहां करूंगी तो ज्यादा से इन्फेक्शन कम क्यों जाएगा, तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन यहाँ तो था, यहाँ भी चला जाएगा, तो हम लेस कंटेमिनेटेड टू मोर करते हैं। तो यहाँ पे लेस कंटेमिनेटेड अंदर वाला एरिया, वो वहां पे स्टेराइल रीजन है, ठीक है, तो लेस टू मोर करेंगे, मतलब इनर टू आउटर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एंटी ट्यूब इज डिस्कार्डेड इन व्हिच कलर ऑफ बैग? एंटी ट्यूब किस में आप डिस्कार्ड करोगे? रेड, येलो, ब्लैक या ग्रीन? अब देखो एंटी ट्यूब है क्या? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये है कैसी? प्लास्टिक ट्यूब होती है ना, तो आपको पता है उसको किस में बेस्ड, कौन से उसमें आप यहाँ पे करोगे उसको डिस्पोज? देखो उसको हमेशा आप डिस्पोज करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो रेड डस्टबिन है उसमें डालेंगे, येलो में डालते हैं जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ब्लैक में जनरल वेस्ट को डालते हैं, और ग्रीन बीएमडब्ल्यू का एक पार्ट नहीं है, ठीक है, ब्लू है जिसमें आप क्या करते हैं, शार्प वेस्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इज डिस्कार्डेड इन व्हिच कलर ऑफ बैग? देखो बीएमडब्ल्यू का एक और क्वेश्चन, प्लेसेंटा अभी हमने बात किया, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज कनेक्शन बिटवीन योर मदर एंड फीटस फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, प्लेसेंटा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो किस में डालेंगे? रेड, येलो, ब्लैक या ग्रीन? आपका आंसर रहेगा येलो, चाहे बॉडी से फ्लूइड है, पस है, जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो में जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is not the gateway of substance
ductily habit forming substance that give way to more severe drug use down the road. तो यहाँ पे they are first used in adolescents or young adults. Gateway drugs include alcohol, marijuana, nicotine, tobacco, and caffeine. So next question number 63 है, after 10 days of surgery the nurse observed that surgical incision looks like a bright red shiny line. What is the expected action performed by the nurse? क्या हो रहा है कि देखो 10 दिन हो चुके हैं सर्जरी के और नर्स ऑब्जर्व कर रही है कि सर्जिकल इंसिजन जहाँ पे आपने कट दिया है वहाँ पे एक ब्राइट रेड कलर की शाइनी सी लाइन दिखाई दे रही है, तो क्या एक्सपेक्टेड आपका एक्शन रहेगा? तो पहला ऑप्शन है इन्फॉर्म द डॉक्टर, कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तब आप करते हैं। नेक्स्ट टाइम अप्लाई आइस पैक एट द साइट, आइस पैक लगाओगे तो क्या होगा, बेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, वहाँ तो हील होना है अभी। दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग है, रेफर पेशेंट टू द ऑपरेशन रूम। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग, अब टिश्यू हील हो रहे हैं तो उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बन रही है, ग्रेन्यूलेशन हो रही है, उस वजह से ये साइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, after 10 days of abdominal surgery the nurse noticed that an incision site stitches are open and internal organs are visible. What condition is? मान लीजिए ये आपके पास कोई पर्सन है, ठीक है, इसके जो अब्डोमेन में हुआ था, इंसीजन दिया था, सूचरिंग हुई है, तो अब सूचर निकल गए हैं, तो और जो अंदर का ऑर्गन है वो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये नहीं बोला प्रोट्रूटेड है, बोल रहे हैं दिख रहा है, तो वो कौन सी टर्म है? ऑप्शन ए डेहिसेंस, बी एविसरेशन, सी परफोरेशन या प्रोट्रूजन। देखिए डेहिसेंस होता है सूचर्स का निकलना और एविसरेशन होता है जब ऑर्गन प्रोट्रूट आउट होके बाहर निकले। यहाँ पे बोलते जस्ट विजिबल है, जस्ट इंसिजन दूर हो गया, सूचर निकल गया, तो दिस कंडीशन विल बी योर डेहिसेंस। तो ये आपका डेहिसेंस है। एविसरेशन में क्या होता है, बाहर को निकल जाता है अपनी कैविटी से ऑर्गन, तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन अ प्रेग्नेंट वुमन एट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी HbA1c इज 7%, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? देखिए HbA1c किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू चेक द सिवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब इसमें ब्लड शुगर लेवल 90 डेज तक का आप पता कर सकते हैं, इसको ग्लाइकोसाइडेटेड हीमोग्लोबिन जो है टेस्ट भी बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर 7% आ रहा है, नॉर्मल होता है 3 to 4, इससे लेस होना चाहिए, 7 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे मदर को डायबिटीज है, बट कंफर्म तो नहीं इससे होता है, ये कंफर्मेटरी नहीं है, तो अब आपको 7 आ रहा है तो अब आपको देखना है, कंफर्म करना है कि डायबिटीज है कि नहीं, तो कंफर्मेटरी टेस्ट ढूंढना है। ऑप्शन ए, अगेन चेक एट 24 to 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। नेक्स्ट, दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। नेक्स्ट, डू ओजीटीटी या स्टार्ट इंसुलिन थेरेपी। तो आपको पता है ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, वो आपका कंफर्मेटरी है, तो आप ये करेंगे। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपका यहाँ पे रहने वाला है HbA1c 4% से 5.6% तक नॉर्मल है, अगर 5.7 या 6.4 है तो मतलब यहाँ पे प्री डायबिटिक फैक्टर पर, बट अगर 7 हो गया दैट मीन्स डायबिटीज है, बट कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज ऑन हिपैरिन थेरेपी एंड ही कंप्लेंट अबाउट रेक्टल ब्लीडिंग, सो दिस मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू हिम। देखो बहुत इजी और बहुत रिपीट क्वेश्चन है, हिपैरिन ये आपके फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप HPSSP देख लो, नॉर्सेट देख लो, ठीक है, तो नॉर्सेट 2022 में आया था, पेशेंट को हिपैरिन चल रहा है और वो कंप्लेंट कर रहा है रेक्टल ब्लीडिंग का, इसका साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग। तो अब जब किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट आता है आपको क्या देना होता है, एंटीडोट। तो अब आपको देखना है कौन सा एंटीडोट है, विटामिन के, ये किसका है एंटीडोट आपके, विटामिन के तो आपके किसका है, वारफरिन का है। पीसीएम इसका एंटीडोट नहीं है, पीसीएम का एंटीडोट N-एसिटाइलसिस्टीन है। नेक्स्ट है प्रोटामिन सल्फेट, सो करेक्ट आंसर विल बी प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट इसका एंटीडोट है, ठीक है। हिपैरिन, इसके और भी कुछ क्वेश्चन पॉइंट है, हिपैरिन सबक्यूटेनियस या आईवी देते हैं जिसमें APTT की वैल्यू चेक करते हैं और इसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at a wound site redness, warmth and induration is seen, what does this indicate? रेडनेस है, इंसिजन साइट पे रेडनेस है, वार्मथ है और इंड्यूरेशन है, तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, बी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, डीवीटी या रेनॉल्ड्स डिजीज। तो देखिए ये आपके पास इन्फेक्शन के साइंस है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में तो क्या होता है, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ठीक है, और वहाँ पे क्या होती है, वैसे यूजुअली रेडनेस हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ टाइम पे होती भी है, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं। डीवीटी क्या होता है,
डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसमें क्रैम्पिंग पेन होती है, ठीक है, यूजुअली पोस्ट ऑप ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए अर्ली एम्बुलेट करवाते हैं। रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, मेनली एक्सट्रीम कोल्ड में होता है, तो कोल्ड एप्लीकेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, पेरिफेरल सेंसेशन लॉस हो जाता है, जिसका आपका ड्रग ऑफ चॉइस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, JSS के लॉन्च्ड इन जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है वो कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2009 या 2006। सर करेक्ट आंसर विल बी 2011। 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2011 में जो है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू एब्सोल्युटली फ्री एंड एक्सपेंस डिलीवरी इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन, जिनका भी सिजेरियन हो रहा है या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, उनको फ्री सारी जो है एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए जाएंगे डिलीवरी के, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ताकि जो है इंस्टीट्यूशन में लोग हॉस्पिटलाइज में डिलीवरी कराना अवॉइड ना करें, ठीक है, क्योंकि वो खर्चे से बचते थे। तो गवर्नमेंट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला, जैसे इसके एम टू अचीव 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड एलिमिनेशन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर बोथ प्रेग्नेंट वुमन एंड सिक नियोनेट्स। क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमन और जो सिक नियोनेट्स है वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रही थी डिलीवरीज, लोग होम डिलीवरीज प्रेफर करते थे। तो डॉक्टर ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि डॉक्टर जो डिलीवरी होगी सारी हॉस्पिटल में होगी, इवन उनको लाने जाने का सारा जो एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट देती है, इसीलिए ये वाली जो आपकी लॉन्च की गई थी JSS के। क्वेश्चन सिर्फ ईयर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन इन्फेंट टैकीकार्डिया अकर्स व्हेन मोर देन 120 बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट मोर देन 140 बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट या हार्ट रेट मोर देन 160 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल हार्ट रेट आपकी कितनी होती है बच्चे की? 120 टू 160। अगर 120 से कम जा रही है तो वो ब्रेडीकार्डिया हो गया, और 160 से ज़्यादा जा रही है तो टैकीकार्डिया होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेशेंट डू नॉट ईट अ फूड बिकॉज ही स्टेट दैट इट इज पॉइजनड, व्हाट डज दिस इंडिकेट? पेशेंट नहीं खाना खा रहा है, उसको लग रहा है इसमें पॉइजन है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो, उसको फिक्स्ड फॉल्स बिलीव है, हम साइकेट्रिक में काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास डिल्यूजन है। व्हाट काइंड ऑफ डिल्यूजन? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें पर्सन सस्पिशियस हो जाता है, तो उसको क्या है? परसिक्यूटरी डिल्यूजन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कंडीशन हो सकती है पेशेंट को, क्या इंडिकेट कर रहा है? डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन या नन ऑफ दिस? देखो, हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? जब आपके पास जो स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट ही नहीं है फिर भी परसीव हो रहा है, जैसे पेशेंट बोल रहा है उसको आवाज़ आ रही है बट एक्चुअली कोई आवाज़ नहीं, उसको कोई दिख रहा है वो है नहीं, दैट इज हेलुसिनेशन। इल्यूजन है प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई में वो उसको मिस परसीव कर रहा है, जैसे रोप है वो उसको सांप समझ रहा है, स्नेक समझ रहा है। डिल्यूजन है जब कोई आपका फिक्स्ड फॉल्स बिलीव बन जाता है इल्यूजन, तो दैट इज डिल्यूजन। तो उसको लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई है ऐसा पर्सन या फिर कोई उसके साथ क्या कर रहा है, पॉइजन खाना दे रहा है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे डिल्यूजन, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है, इनको आप देते हैं पूरा का पूरा अथॉरिटी कि आप खुद अपना खाना ओपन करें, पैक्ड फूड देते हैं ताकि इनकी सस्पिशियसनेस कम हो, ठीक है। साइकेट्रिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ऑल ड्रग्स गिवन इन मेनिया एक्सेप्ट, क्वेश्चन पॉइंट है मेनिया में कौन सी ड्रग नहीं जाती है, एक्सेप्ट, ठीक है। मेनिया क्या है? मूड डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर एक्टिव रहता है मूड पर्सन का। नेक्स्ट, फर्स्ट सर्टरलिन, एंटीसाइकोटिक्स, कार्बोपिन या फिर क्वाटिपिन। तो देखिए, अगर आपको पता हो कि सर्टरलिन कौन सी मेडिसिन है, एंटी डिप्रेसेंट है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, अगर ये डिप्रेशन में जाती है तो मेनिया में थोड़ी जाएगी। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए। पूछा था मेनिया में कौन सी नहीं जाती है, तो सर्टरलिन एक आपकी कैसी SSRI है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे नहीं देते हैं। वैसे ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछते तो आपका लिथियम होता, लिथियम कार्बोनेट विल बी योर ड्रग ऑफ चॉइस। HP-SSB में क्वेश्चन आया था लिथियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंड स्टेज ऑफ डिजीज अ डिप्रेस्ड क्लाइंट अवॉइड मीटिंग विद फैमिली मेंबर, व्हाट नर्स शुड डू? कि एंड स्टेज ऑफ डिजीज में कोई डिप्रेस्ड क्लाइंट होगा वो अवॉइड करेगा मीटिंग किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो नर्स क्या करेगी? पहला है गिव एडवाइस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आपको हमने बताया है नर्स कांट गिव एडवाइस, नर्स कैन गिव ऑप्शंस बट कांट गिव एडवाइस, ठीक है। ये आपको पता है बैरियर है कम्युनिकेशन का, ये तो गलत होगा। रिस्ट्रिक्ट विजिटर्स, अच्छा वो बोलेगी नहीं कोई नहीं आएगा, ये भी नर्स नहीं करेगी। एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स या ऑल ऑफ दी अबव, देखो ये दो तो वो करेगी नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, बचा एक ही ऑप्शन। एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग, आप उसको एक्सप्लोर करो, आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके अंदर क्या थॉट चल रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करवाओ, उसको कम्युनिकेट करो, प्रॉपर IPR मेंटेन करो। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
जब आप यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन समझोगे, उससे बात करोगे, जब आपके दोस्त ऐसे बोलते नहीं मेरे को किसी से बात नहीं करनी, यहाँ क्या होता है चलो कोई बात नहीं करेगा, आप जाते हो ना कि नहीं बता क्या हो गया, आप उसको एक्सप्लोर करते हो, तो यहाँ पे पेशेंट है उसको भी एक्सप्लोर करना, उसकी फीलिंग्स बाहर निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज असाइन्ड विद अ न्यू पेशेंट हु रिसेंटली अंडरगॉन क्रेनियोटमी, क्रेनियोटमी हो रखी है रिसेंटली पेशेंट की, सो नर्स विल प्रोवाइड विच पोजीशन टू द पेशेंट, क्रेनियोटमी हुई है, आप कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को। क्रेनियोटमी में क्या करते हैं, क्रेनियम ओपन करते हैं, आपको पता है जो भी हेड की सर्जरीज होती है उसमें आईसीपी इंक्रीज होता है आफ्टर सर्जरी, तो पोजीशन क्या देनी है जिसमें आईसीपी इंक्रीज ना हो। ऑप्शन ए साइड लाइन, सुपाइन, एलिवेटेड हेड ऑफ बेड 30 to 40 डिग्री, एलिवेट हेड एट 15 to 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखो साइड लाइन नहीं दे सकते, सुपाइन नहीं दे सकते, आईसीपी और इंक्रीज करेगा, एलिवेट करना है हेड एंड को 30 to 40 डिग्री पे, ठीक है, ताकि क्या हो पेशेंट का इंट्रा जो आपका क्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस showing normal verbal and motor response, so maximum GCS score will be, patient full conscious है, प्रॉपर नॉर्मल वर्बल आपका मोटर रिस्पॉन्स दिखा रहा है, जीसीएस में 3 तो स्कोर होते हैं आपके पास, ठीक है, आई वर्बल मोटर सारे प्रॉपर चल रहे हैं, तो उसका क्या स्कोर होगा, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है जीसीएस में 15 और मिनिमम कितना होता है 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था सी। नॉर्सिक 2022 में शाम की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे आपके जीसीएस से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देख सकते हैं आप, देखो जीसीएस स्केल है क्या, आई देखो मिनिमम स्कोर कितना होगा 1 1 1, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तीनों में, आई में, वर्बल में, मोटर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, तब भी एक एक जाएगा नंबर, तो मिनिमम पूछा होता तो 3 होता, अगर वो कुछ नहीं बोल आइज का रिस्पॉन्स दे रहा है तो 1, अगर पेन के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है आइज से तो हो गया 2, कुछ बोलने पे कर रहा है तो 3, अगर स्पॉन्टेनियसली आइज से रिस्पॉन्ड कर रहा है दैट विल बी 4 स्कोर, अगर वर्बल की बात करें कुछ नहीं बोल रहा है तो उसको 1 स्कोर दे दो, अगर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स निकाल रहा है तो 2, इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड निकाल रहा है तो 3, कंफ्यूज है तो 4, अगर प्रॉपर ओरिएंटेड है तो फुल दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स में अगर कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं तो 1 दे दो, अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है तो 2 दे दो, एबनॉर्मल फ्लेक्शन दे रहा है तो 3 दे दो, विदड्रॉ करता है पेन से तो 4 दे दो, और लोकलाइज पेन के लिए करता है तो 5 दे दो, और 6 रहेगा ओबे कमांड्स, प्रॉपर कमांड ओबे करा तो फुल, तो मैक्सिमम कितना हो गया 4 5 6 आपका 15 और मिनिमम होता तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर्स लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज का क्वेश्चन है, फार्मर्स लंग डिजीज पूछ लिया था, किससे होता है, पहला है कॉटन डस्ट, हे डस्ट या हे ऑफ एक्टिनोमाइसिटिस, एस्बेस्टोसिस, शुगर केन डस्ट। मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप बाकी आंसर देखें, कॉटन डस्ट की वजह से होता है बाइसिनोसिस, ठीक है, बेगाकोसिस होता है ड्यू टू आपका शुगर केन डस्ट, और एस्बेस्टोसिस होता है ड्यू टू एस्बेस्टोस, तो क्या बच गया, हे फीवर ऑफ एक्टिनोमाइसिटिस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 76, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया, लास्ट ईयर सेम नॉर्सेट ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया क्या है, प्री मैच्योरिटी, निमोनिया, डायरियल डिजीज या ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो आपका आंसर है प्री मैच्योरिटी, ठीक है, प्री मैच्योरिटी विल बी योर आंसर। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी इंडिया में प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट की वजह से होती है, न्यूनेट इन्फेक्शन है, कोई बर्थ एस्फेक्सिया बर्थ ट्रॉमा है, और मोस्ट कॉमन कॉज अंडर 5 मॉर्टेलिटी आपके पास निमोनिया है, लास्ट ईयर अंडर 5 से आया था तो आंसर निमोनिया था, डायरिया भी ऑप्शन में, मलेरिया एंड योर प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन, बट प्रायोरिटी विल बी निमोनिया, तो यहाँ पे पूछा था न्यूनेटल में, तो आपका आंसर रहेगा प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट है, TLC काउंट ऑफ क्लोजापाइन शुड बी चेक्ड, कितने टाइम में चेक करना है क्लोजापाइन का, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्लोजापाइन है क्या, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का एग्जांपल है, ठीक है, जिसका मोस्टली साइड इफेक्ट क्या होता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, WBC डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, सोर थ्रोट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है, इसीलिए टोटल यहाँ पे आपका ल्यूकोसाइट काउंट, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट चेक करना है, इसका साइड इफेक्ट है कम कर देता है, तो वंस अ वीक करेंगे, वंस अ मंथ, वंस इन 2 वीक या ट्वाइस अ वीक, तो देखिए आप वंस अ मंथ इसे चेक करते हैं, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ET ट्यूब स्टेरलाइज्ड बाय, ET ट्यूब कौन सी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन के टाइम पे देखा होगा आपने, उसको कैसे स्टेराइल बोला है, स्टेराइल करना है, ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, KMNO4 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो मोस्टली आपने देखा होगा ग्लूटाल्डिहाइड से इसको करते हैं, चाहे हमारा ET ट्यूब हो,
एंडोस्कोप हो, ब्रोंकोस्कोप हो, इनको आप 2% ग्लूटाल्डिहाइड से करते हैं स्टेराइल। KMNO4 सोल्यूशन को ओरल केयर के लिए यूज़ करते हैं। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन को एनवायरमेंटल सरफेस, लाइक अगर HIV वाला पेशेंट है, उसकी कहीं पे ब्लड वहाँ पे लग गया है किसी लिनन पे, तो उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और भी सॉल्यूशंस होते हैं यूज़ करते हैं, बट ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच फूड आइटम इज रिचेस्ट इन फाइबर। ये क्वेश्चन था, इन इंडिया कौन सा फूड आइटम रिच है आपकी किसमें, फाइबर्स में। तो पहला है स्पाइनच, ऑरेंज, व्हीट या फिर ग्रीन नट्स। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑरेंज। देखो इंडिया में रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर जो अमंग ऑप्शंस में से क्या था आपके पास, ऑरेंज है, व्हीट है, लेग्यूम्स है, बार्ले, बनाना, नट्स, कोकोनट है, ठीक है। अ पेशेंट हैज बैड सोर एंड ही इज इंस्ट्रक्टेड टू यूज ओवरहेड ट्रेपीज, इट इज यूज टू प्रिवेंट। ओवरहेड ट्रेपीज आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, जैसे आप बसों में भी जाते हैं पकड़ने के लिए दिया होता है ताकि आप खुद को बैलेंस कर सके। ऑर्थो में भी देते हैं फ्रैक्चर वाले पेशेंट को टू प्रमोट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ओवरहेड ट्रेपीज क्यों देते हैं, ठीक है, बेड सोर वाले पेशेंट को। शीयरिंग फोर्स प्रिवेंट करनी है, फ्रिक्शन प्रिवेंट करना है, कांस्टेंट प्रेशर या नन ऑफ दिस। तो याद रखना, आप ओवरहेड ट्रेपीज से पेशेंट जब मूव करेगा तो वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं पड़ेगा, और कांस्टेंट प्रेशर विल बी योर फर्स्ट रिस्क, योर कॉज बोल सकते हैं आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए। तभी तो बोलते हैं बेड सोर के लिए, तभी तो बोलते हैं कि हर 2 आवर्ली पोजीशन चेंज करो। तो ओवरहेड ट्रेपीज देने का मेन रीजन होगा कांस्टेंट प्रेशर, आपको यहाँ पे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज सस्पेक्टेड विद फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर, द नर्स विल एक्सपेक्ट विच अर्ली कॉम्प्लिकेशन। देखो GMCH 32 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। अब आपको पता होना चाहिए, देखो आपकी फीमर का हेड हो रहा है यहाँ पे फ्रैक्चर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी इज फीमर, ठीक है, ये फ्रैक्चर हो गई है। ये किस चीज इसमें होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में क्या होती है, फैट। तो वो फैट अब आपका मूव करेगी ब्लड सप्लाई में, जब फ्रीली मूव करेगी तो वो एम्बोलाई बन जाएगी, ठीक है। अब वो एम्बोलिज्म बन जाएगा, फिर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बन सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, तो पहला पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, स्ट्रोक या हार्ट अटैक, सब हो सकता है। बट ये है स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो तब होगा ना क्योंकि वो फैट एम्बोलिज्म बन रहा है, फिर वो जहां पे जाएगा उस लोकेशन के हिसाब से बनेगा। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आफ्टर 24 आवर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हैज डेवलप्ड स्पाइनल शॉक, ठीक है। 24 आवर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद पेशेंट में स्पाइनल शॉक डेवलप हो रहा है, आपको पता है कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। ही हैज एब्सेंट रिफ्लेक्सेस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, लेवल ऑफ इंजरी के नीचे उसके रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है। द नर्स विल एक्सपेक्ट विच अदर सिम्टम इन दिस पेशेंट। तो ये आपको मेनली क्या दिखा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में स्पाइनल शॉक हो रहा है, तो बोल रहे और क्या सिम्टम रहेंगे। पहला है रेस्टलेसनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन या फिर डायरिया। तो देखिए यहाँ पे और हाइपरटेंशन नहीं होता है, हाइपोटेंशन होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, रिफ्लेक्सेस दिखते नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रेडिकार्डिया। रेस्टलेसनेस तो आपका अर्ली सिम्टम होता है किसका, ICP इंक्रीज का, तो योर आंसर विल बी ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम ऑफ नर्सेज डे 2021। काफ़ी बच्चों ने 2022 की कर दी क्योंकि उन्होंने ये ध्यान से नहीं देखा कौन से की पूछी थी, 2021 की। पहला है हेल्थ फॉर ऑल, सेकेंड है नर्स वॉइस टू लीड, नेक्स्ट है नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर, या नर्सेज अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये 2022 की थी, 21 की पूछी थी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज। देखो क्वेश्चन में पूछा है कॉज ऑफ डिजीज, तो पहले बीमारी पहचानो फिर उसका कॉज पहचानो, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, वाटरफील्ड ब्लिस्टर दिख रहे हैं, तो ये चिकन पॉक्स है। अब चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, वेरिसिला, वेरियोला, मीजल्स या सोरियासिस। तो वेरिसिला जोस्टर, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये याद रखना, वेरियोला कौन करता है, स्मॉल पॉक्स करता है कॉज, ठीक है। मीजल्स पैरामिक्सोवायरस करता है, तो ये याद रखना, ये आपके क्या रहेंगे, डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट है, विच स्केल इज यूज टू चेक द सीवियरिटी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये अब हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन की थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स में हो सकता है वेरिएशन हो। हमने अपने कोशिश किया कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हैं आपको वो पहुंचाए जाए, मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है एम्स अपना क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था कि कौन से स्केल को यूज किया जाता है सीवियरिटी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए। तो आंसर है येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, YBOC
स्केल भी लिखा जाता है इसको। तो जो येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल है, इसके थ्रू क्या करते हैं आप, रेट करते हैं कितना सिवियरिटी है ओसीडी की, ठीक है। तो जो स्केल है इसको किसने बनाया था, इसको आपके वियन के गुडमैन ने बनाया था और उनके कलीग्स ने बनाया था। ये आपकी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करी जाती है कि कैसे ओसीडी की सिवियरिटी को आपको पता करना है। टोटल स्कोर इसमें 0 to 40 होता है, जिसमें अगर 0 to 7 स्कोर है तो मतलब सब क्लिनिकल सिम्टम्स है, 8 to 15 है तो माइल्ड सिम्टम है, 16 to 23 है मॉडरेट सिम्टम्स है, 24 to 34 है तो सीवियर है, अगर 32 से 40 है, देखो मैक्सिमम स्कोर ही 40 तक था, तो अगर 40 तक है तो एक्सट्रीम सिम्टम्स है। इसी स्केल को जो है ये प्रोवाइड करता है आपको सब स्केल स्कोर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये आपका आंसर रहा था। तो ये आपके पास स्केल है, ठीक है, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल। वैसे इतना डिटेल में एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है नहीं। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई द इमेज, इस तरीके के आपको जो है स्टेप्स में दिया गया था एक इमेज की किस चीज़ को आपके इंडिकेट करिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है ये। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे तो प्रॉपर दिखा रहे मॉडरेट पेन, वहाँ पे इतना नहीं दिया, तो वहाँ पे जस्ट ये ऑप्शंस थे आपके पास। तो ये आपका WHO पेन लैडर स्केल है, इसी को WHO एनाल्जेसिक लैडर भी बोलते हैं, पेन स्केल और एनाल्जेसिक लैडर, जिसको क्रिएट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ गाइडेंस फॉर यूज ऑफ ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ पेन। इट वॉज पब्लिश इन 1986 फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। इट इज नाउ वाइडली यूज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ पेन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पेडिग्री चार्ट, ठीक है, पेडिग्री चार्ट पूछा था तो देखेंगे ध्यान से। आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके मेल अफेक्ट हो रखे हैं, तो यहाँ पे एक्स लिंक्ड तो है नहीं। अब देखो याद रखना ये आंसर है आपका ऑटोजोमल रिसेसिव। हाउ ऑटोजोमल रिसेसिव, देखिए ऑटोजोमल रिसेसिव का एक फीचर क्या होता है, स्किप जनरेशन। आपको इसका क्लासिक साइन याद रखना है, स्किप जनरेशन। जब एक जनरेशन स्किप हो रही है, इनको नहीं है, यहाँ पे था, नेक्स्ट पे नहीं है, इस वाले को नहीं है, अब इसकी जनरेशन में यहाँ से यहाँ नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन पे, तो ये स्किप जनरेशन इसका मेन साइन होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक चीज़ याद रखना, ये मत सोचेगा हमेशा मेल्स को अफेक्ट होता है, फीमेल्स को भी अफेक्ट करता है। तो स्किप जनरेशन आपको एक क्लासिक याद रखना है यहाँ पे साइन, तो दिस विल बी ऑटोजोमल रिसेसिव। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेमोरी बेस्ड शिफ्ट टू नॉर्सेट 2022 क्वेश्चन पेपर। हमने कोशिश की है काफ़ी क्वेश्चंस आप तक पहुँचाए जाए, ये सारे मेमोरी बेस्ड थे। देयर आर सम चांसेस कि कुछ आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा चेंज हो, बट दीज क्वेश्चन वर केम इन योर नॉर्सेट 2022। थैंक्स फ्रॉम टीम कनिकाज नर्सिंग अकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जीके के क्वेश्चंस एम्स के पेपर में पूछे गए थे। सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो इंडिया के करंट 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनको रिसेंटली चुना गया था। 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट किए गए थे एंड ही बिकेम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर आपके जो गिवन ऑप्शन रहेंगे उसमें से राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यू ललित। यू ललित रिसेंटली जो है वो भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने से। सो राइट आंसर जो है वो यू ललित यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट इज हु बिकेम द 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। रिसेंटली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम के पीएम थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की जो 56th प्राइम मिनिस्टर बनी है वो बनी है लिज ट्रस। लिज ट्रस ने जो है यहाँ पर ऋषि सुनाक जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इनको यहाँ पर हरा दिया और लिज ट्रस बिकेम द 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी रहेगी दैट इज़ पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट इज हु इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद सिटी। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में लोकेट करता है। स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया था कि इसका रिसेंटली नेम चेंज किया गया, तो न्यू नेम इसका क्या रहेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संभाजी नगर इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा गया था, दिस लोगो इज रिलेटेड टू विच आईपीएल टीम। आपको एग्जाम में ये लोगो दिया गया था और आपको यहाँ पर पूछा गया था कि ये लोगो किस आईपीएल टीम से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पर क्लियरली स्टूडेंट्स देखा जा सकता था, जैसे इस ये जो आपको आगे बर्ड है इसके पीछे ये सन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं सनराइजर हैदराबाद का ये लोगो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company recently got approval for first intranasal COVID-19 vaccine in India। Recently ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कंपनी की
फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है? सो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स भारत बायोटेक। भारत बायोटेक हैदराबाद से एक इंडियन कंपनी है। सो इनकी जो वैक्सीन थी इनकोवैक, इसको जो है वो ये बनी है फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। सो भारत बायोटेक को जो है वो रिसेंटली यहाँ पर अप्रूवल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स, इंडिया बैंड सिंगल प्लास्टिक यूज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? स्टूडेंट्स भारत में जो है वो सिंगल प्लास्टिक यूज़ को जो है वो बैन कर दिया गया है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी डेट से ये प्लास्टिक यहाँ पर बैन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1 जुलाई 2022 से सिंगल प्लास्टिक यूज को जो है वो भारत में बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट। स्टूडेंट्स एक्स्ट्रावेजेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है फिजूल खर्ची, ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो। लैकिंग रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, मीन आप लैक करते हैं। रिस्ट्रेंट मतलब होता है रोकना, कम यूज़ करना, जैसे यहाँ पर कि मनी वगैरह को आप कम यूज़ करने में लैक करते हैं। मीन एक्स्ट्रावेजेंट मीन फिजूल खर्च आप कर रहे हो। सो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज़ थ्रिफ्टी। स्टूडेंट्स थ्रिफ्टी का मीनिंग रहता है यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टफुली। सो दिस इज द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कमांड। कमांड का स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम मीन सेम मीनिंग में कौन सा रहेगा? लीड, इंस्ट्रक्ट, रिक्वेस्ट और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इनमें से स्टूडेंट जो रहेगा दैट इज इंस्ट्रक्ट करना, मीन कमांड यहाँ पर किसी को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, A and B invested some money in a business in the ratio 3:2। A और B ने कुछ मनी इन्वेस्ट की है 3:2 में। आफ्टर 1 year they got 85,000 rupees as profit। आपको यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ A in the profit। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए A और B जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं पार्टनर है बिजनेस में, जिन्होंने कुछ मनी इन्वेस्ट की किस रेशो में? 3:2 में। सो हम यहाँ पर मान सकते हैं लेट मनी इन्वेस्टेड बाय A दैट इज़ 3:2 मीन 3x हम किसकी मान लेंगे यहाँ पर वैल्यू, दैट इज़ A की वैल्यू, कि A ने जो है वो मनी कितना इन्वेस्ट किया है यहाँ पर 3x। इसी तरह से लेट मनी इन्वेस्टेड बाय B दैट इज़ 2x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मनी थी हमने मान लिया कि A ने 3x रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए, B ने 2x। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए उन्होंने मनी को इन्वेस्ट किया। सो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ। तो हम यहाँ पर A का शेयर लिख लेंगे। A ने 12 मंथ के लिए 3x मनी को इन्वेस्ट किया, ये हो गया A का शेयर। और इसी तरह B ने यहाँ पर मनी को इन्वेस्ट किया, B ने भी 12 मंथ के लिए 2x मनी को यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो स्टूडेंट्स जब भी प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो निकलती है वो निकलती है कि कितनी मनी को इन्वेस्ट किया गया है कितने टाइम के लिए, उसी जो उनकी रेशो बनेगी उसी रेशो में प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 3x 36x और यहाँ पर 12 का 24x मनी जो है वो उन्होंने इन्वेस्ट की थी इतने टाइम में। रेशो बनाएंगे 12 से वैल्यूज़ कट जाएंगे, 12 3 का 36, 3x यहाँ पर बन गया, यहाँ पर 2x। मीन यहाँ पर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो 3x और 2x ही रहेगी। तो मीन A को प्रॉफिट में मिलेगा 3x, B को प्रॉफिट में मिलेगा 2x। टोटल दोनों के प्रॉफिट को ऐड किया जाए तो कितना प्रॉफिट उनको मिल रहा है? दैट इज़ 5x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बोला गया था कि एक्चुअल में प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ है? 85,000। तो 5x की वैल्यू 85,000 की इक्वल होगी, जिससे x की वैल्यू जो है वो 85,000 अपॉन 5 दैट इज़ 17,000 यहाँ पर आपकी आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 17,000 यहाँ पर निकल गई है। हमें पूछा गया A का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स A का प्रॉफिट में शेयर जो है वो 3x है, तो 3 इंटू x की वैल्यू 17,000 आ गई है। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो 51,000 रहेगा। मीन A का जो शेयर था यहाँ पर वो रहेगा 51,000। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अगस्त। स्टूडेंट्स आपको अगस्त का मीनिंग पूछा गया था। सो जो भी वहाँ पर गिवन ऑप्शंस एग्जाम में पूछे गए थे उनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर डिग्निफाइड। सो डिग्निफाइड इज़ द राइट आंसर हेयर। सो स्टूडेंट्स दीज आर द क्वेश्चन जो कुछ एग्जाम में पूछे गए थे जीके के क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे पेज के साथ। थैंक यू फ्रॉम द कनिकाज नर्सिंग एकेडमी टीम।